बच्चों एंड वंस अगेन वेलकम टू फाइनेंस प्रेप, जहां पे हम आपके लिए बना देते हैं फाइनेंस एकदम इजी। तो आज हम यहाँ पे आपके NISM के 5A जो आपका सर्टिफिकेशन है या मॉड्यूल है उसकी यहाँ पे शुरुआत करने जा रहे हैं, जो कि है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का मॉड्यूल। अब यहाँ पे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के मॉड्यूल की बात करेंगे तो आपका जो चैप्टर नंबर 1 है, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 1। एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि चैप्टर नंबर 1 को आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, बट वी आर गोइंग टू लर्न इट इन 2 पार्ट्स। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है दैट फोकसेस ऑन डिफरेंट गोल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एंड डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। पहली चीज हम यहाँ पे ये देखेंगे कि हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते क्यों है, व्हाट इज द पर्पस, व्हाट इज द गोल, व्हाट कैन बी डिफरेंट फाइनेंशियल गोल्स फॉर विच पीपल डू इन्वेस्टमेंट। एक छोटा सा पार्ट है जहाँ पे डिफरेंशिएशन बिटवीन सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स भी गिवन है, तो मैं आपको क्लियरली समझा दूंगी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, वेदर बोथ आर सेम और दे आर डिफरेंट। ठीक है, थर्ड पार्ट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे आप डिफरेंट इन्वेस्टमेंट एरियाज, फॉर एग्जांपल इफ यू हैव 10 लाख रुपीज एंड यू वांट टू इन्वेस्ट एट 10 लाख रुपीज, so depending on your goal, what are the different areas or options where you can invest your money? It can be investment in real asset, or it can be investment in gold, or it can be investment in financial securities like equity or debentures. So different investment areas जो है, किसमें क्या benefit है, किसमें ज्यादा returns है, कम returns है, किसमें ज्यादा risk है, कम risk है, कौन सा long term investment हो सकता है, कौन सा short term investment हो सकता है, ये सारी चीजें मैं यहाँ पे बता दूंगी। चैप्टर नंबर 1 का सेकेंड पार्ट जो है दैट फोकसेस ऑन द रिस्क दैट इज एसोसिएटेड विद इन्वेस्टमेंट, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए लेकर आएंगे, जिसमें इन्वेस्टमेंट का क्या रिस्क होता है, एक इन्वेस्टर का जो साइकोलॉजिकल बायस होता है इन्वेस्टमेंट को लेके, ये टॉपिक्स हम यहाँ पे कवर करेंगे एंड उसके साथ नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन जो है वो सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, चलिए तो आज हम लेक्चर नंबर 1 के साथ यहाँ पे शुरू करते हैं। इस लेक्चर में हम क्या क्या चीजें कवर करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट आर इन्वेस्टर्स एंड व्हाट कैन बी देयर डिफरेंट फाइनेंशियल गोल्स। हमेशा इन्वेस्टमेंट का फर्स्ट स्टेप होता है टू सेट अ फाइनेंशियल गोल। आप क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो ये फाइनेंशियल गोल क्या क्या हो सकते हैं और ये फाइनेंशियल गोल को कैसे सेट करना है, कैसे फिगर आउट करना है, ये इंपॉर्टेंट है। सेकेंड टॉपिक जो हम यहाँ पे देखेंगे दैट इज द डिफरेंशिएशन बिटवीन सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, तो इसमें डिफरेंशिएशन भी कवर हो जाएगा, डिफरेंट इन्वेस्टमेंट एरियाज या ऑप्शंस या कैटेगरीज है वो भी यहाँ पे कवर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड जो है दैट इज द डिफरेंट एसेट क्लासेस। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो बहुत सारे एरियाज है जहां पे आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, फ्रॉम रियल एस्टेट टू गोल्ड टू फाइनेंशियल सिक्योरिटीज टू फिक्स इनकम स्कीम्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, बहुत सारी एरियाज है। तो इन्हीं का क्लासिफिकेशन, इनमें क्या डिफरेंशिएशन है, कब कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ये चीजों की जानकारी मैं आपको यहाँ पे दे दूंगी। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं फर्स्ट लॉजिक से। The first thing you need to understand even before starting to invest is why do you want to invest your money? That there can be different reasons. मतलब मुझे अगर इन्वेस्टमेंट करना है, the first thing is why. Okay? इसी को हम कहते हैं सेटिंग अप ऑफ फाइनेंशियल गोल। क्या कहते हैं? सेटिंग अप ऑफ फाइनेंशियल गोल। हो सकता है कि मुझे इन्वेस्टमेंट्स करने हैं, मुझे पैसा चाहिए क्योंकि मुझे घर लेना है, हो सकता है मुझे पैसा चाहिए क्योंकि मुझे कार लेनी है, हो सकता है मुझे पैसा चाहिए कि मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उनके एजुकेशन के लिए मुझे यहाँ पे पैसा चाहिए, हो सकता है कि मैं अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए कि चलो आज तो मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, मैं काम कर रही हूँ, मैं पैसे कमा रही हूँ, फ्यूचर में जब बुढ़ापा आ जाएगा, रिटायरमेंट आ जाएगा, मैं पैसे नहीं कमा पाऊंगी, तो मुझे अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए पैसे चाहिए। हो सकता है कि मुझे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए कि भाई उतना पैसा हो कि कभी मुझे यहाँ पे सोचना ना पड़े, मेरा खर्चा आराम से यहाँ पे निकले। कहने का मतलब ये है कि इन्वेस्टमेंट करने के मल्टीपल पर्पसेस या गोल्स हो सकता है, बट ये गोल सबसे पहले सेट करना क्यों जरूरी है, बिकॉज डिपेंडिंग ऑन योर गोल आप ये डिसाइड कर पाते हो कि आपको कितना पैसा चाहिए और कितने समय में चाहिए, एंड इन्हीं दो फैक्टर्स के ऊपर आप अपने इन्वेस्टमेंट एरियाज या तो डिफरेंट कैटेगरीज जो है वो चूज कर पाते हो सकता है कि मुझे 10 लाख रुपए चाहिए बट 10 साल बाद चाहिए, हो सकता है मुझे 10 लाख रुपए चाहिए बट 2 साल में चाहिए, तो उस हिसाब से जो अमाउंट में इन्वेस्ट कर रही हूँ और जो सिक्योरिटीज में या जो डिफरेंट एसेट्स में इन्वेस्ट कर रही हूँ वो यहाँ पे चेंज हो जाता है। और इसीलिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है यू नीड टू सेट योर फाइनेंशियल गोल। सो ऑलवेज स्टार्ट विद आस्किंग योरसेल्फ और द इन्वेस्टर। फॉर एग्जाम्पल कल उठ के आप एक कंसल्टेंट बन जाते हो, एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट बनते हो, जहां पे आप लोगों को गाइड करते हो कि वो अपने पैसे को कब कहाँ कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसे केस में ऑलवेज स्टार्ट बाय अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज देयर पर्पस और देयर गोल ऑफ इन्वेस्टमेंट। आस्क व्हाई डू यू वांट टू इन्वेस्ट, हाउ मच मनी डू यू रिक्वायर,
in how much time period do you require this money, right? So always start with asking why में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं टू अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल गोल ऑफ द इन्वेस्टर. इट कैन बी योरसेल्फ, इट कैन बी द अदर पर्सन जिसको आप इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट के तौर पे एक गाइडेंस दे रहे हो, या एरियाज ऑफ इन्वेस्टमेंट कहाँ पे उनको करने चाहिए ये आप गाइड कर रहे हो. ठीक है, तो यहाँ पे यू कैन आस्क डिफरेंट क्वेश्चंस. व्हाई डू यू वांट टू इन्वेस्ट? व्हाट इज योर गोल? द गोल कैन बी आई वांट टू बाय अ हाउस. Okay, I want to buy a house. So the next question should be when and what is the expected price of that house. अच्छा, यहाँ पे एक चीज आपको यहाँ पे समझ के चलनी है. एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं फॉर यू टू अंडरस्टैंड इट बेटर. फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ कि मेरा जो फाइनेंशियल गोल है एज एन इन्वेस्टर, my goal is, I say I want to buy a house. Okay, this is my goal. I want to buy a house. Now, there are two things that are associated with the financial goal. That is the quantum of money and the duration when you require. Okay, so you want to buy a house. Okay, this is your goal. But first thing, that is when. You want to buy a house within 1 year, within 2 years, within 5 years, or within next 10 years, right? Second is you need to understand what is the expected amount of money that is required. What is the expected amount of money required? Okay. अच्छा, अमाउंट ऑफ मनी जब आप कैलकुलेट कर रहे हो तो उसमें एक चीज हमेशा याद रखना, आपका टाइम ड्यूरेशन. अगर मान के चलो, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल मान के चलो कि मैंने आपको बोला कि मुझे घर खरीदना है. ठीक है, मैंने आपको बोला कि मुझे यहाँ पे एक घर खरीदना है. ओके, दिस इज द हाउस दैट आई नीड टू बाय. नाउ लेट अस से कि टुडे मतलब हम ईयर वाइज चलते हैं. लेट अस से टुडे इन 2026 the price of this house is 50 lakh rupees. Let us say today, as of today, in 2026, the price of this house is 50 lakh rupees. I say I want to buy this house or a similar type of house in next 5 years. मतलब 5 साल के बाद इसको खरीदना है. So will the price of the house remain 50 lakhs after 5 years also? No. The asset will either appreciate or depreciate. But हम कभी भी ना depreciation के लिए तैयारी नहीं करते, राइट? हम हमेशा वर्स्ट के सिनेरियो के लिए प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि डिप्रिसिएशन हो सकता है. मैं नहीं कहती कि रियल इस्टेट एक ऐसी चीज है जो कभी डिप्रिशिएट ही नहीं होती है रियल इस्टेट भी डिप्रिशिएट. बट डिप्रिसिएशन की कोई गारंटी है क्या? नहीं है. सो मैं हमेशा यही सोच के चलूंगी कि 5 साल बाद हो सकता है ये हाउस की कीमत 60 लाख रुपए हो जाए, राइट? So after 5 years, I don't need 50 lakh rupees. I need to understand if I want to buy a house, let us say when, so after 5 years, मुझे 5 साल बाद अगर ये घर खरीदना है, तो amount of money required will not be 50 lakhs, it will be 50 lakhs plus the inflation. समझ के चलो कि मैं यहाँ पे एक रफ फिगर ले लेती हूँ 60 लाख रुपीस. ये कैलकुलेशन वेरियस फैक्टर्स पे होता है जो अभी हमें स्टडी करने की जरूरत नहीं है, राइट? बट गोल सेट करते वक्त ये चीज आपको समझ के चलनी है कि जब भी आप फाइनेंशियल गोल सेट कर रहे हो, यू वांट टू बाय अ हाउस और यू वांट टू invest money in your child's education, or you need money for your child's wedding, or you need money for your future medical expenses. So future में आपके expenses जो है वो current rate से नहीं रह सकते. हर साल महंगाई बढ़ती है, हर साल इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो वो कॉस्ट लेके आपको चलना है. आज जो 1 करोड़ रुपए की कीमत है वो आज से 20 साल बाद उतनी ही कीमत नहीं होगी. उसकी जो परचेसिंग पावर है वो कम हो जाएगी. पहले 10 रुपए में जितनी चीज आती थी आज वही चीज 50 रुपए में आती है. तो ये चीज आपको समझ के चलनी होती है, ठीक है? So the first thing you need to do is set your financial goal. It can be anything, different लोगों के different goals हो सकते हैं. It can be you want to buy a house, you need money for your child's education. कल उठ के बच्चा कहता है मेरे को डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे सीए करना है, तो ऑब्वियसली उसकी जो फीस होती है, उसका जो एक्सपेंस होता है, कल उठ के पायलट बनना है, उसका जो एक्सपेंस होता है, ये चीज के लिए भी लोग इन्वेस्ट करके रखते हैं कि बच्चा बड़ा हो जाएगा तो उसके एजुकेशन के लिए मेरे पास पैसे हो, राइट? उसके बाद द नेक्स्ट गोल कैन बी द रिटायरमेंट सिक्योरिटी. This is one of the major reasons people invest, okay?
मोस्ट केसेस में लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए क्यों जाता है, मैं को आप बताओ। किसी को भी पूछोगे ना हु इज ऑप्टिंग अ गवर्नमेंट जॉब या जो गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्जाम्स दे रहे हैं, मेजर दो रीजंस होंगे। एक जॉब सिक्योरिटी, कि उनको लगता है कि भाई एक बार गवर्नमेंट जॉब लग गई तो जॉब सिक्योर होगी टिल द एज ऑफ रिटायरमेंट। सेकेंड मेजर रीजन होता है कि आपको रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलता है, राइट। सो जो रेगुलर इनकम आपको आती है पोस्ट रिटायरमेंट, दैट इज योर फाइनेंशियल सिक्योरिटी। कि मुझे ये नहीं सोचना कि कल उठ के रिटायरमेंट के बाद पैसा नहीं आएगा, इनकम नहीं आएगा, सैलरी नहीं आएगा तो मेरा घर कैसे चलेगा, राइट। There are a lot of investment plans also that gives you regular income after a particular age, right? हो सकता है रेगुलर इनकम वाले प्लान में आप इन्वेस्ट ना करो, आप इन्वेस्टमेंट करके आपके रिटायरमेंट एज तक उतना पैसा जमा कर लो कि उस पैसे से या उससे आने वाला जो इंटरेस्ट है उससे आपका बुढ़ापा निकल जाए, करेक्ट। सो यस, रिटायरमेंट गोल्स जो होते हैं कि पोस्ट रिटायरमेंट मेरी जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है उसके लिए भी लोग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, ओके। द नेक्स्ट कैन बी द फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, कि मुझे कल उठ के किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़े। मेडिकल इमरजेंसी आ गई, अचानक से पैसे की जरूरत पड़ गई, मुझे कुछ खरीदने की जरूरत पड़ गई, तो मुझे किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़े। लोग जॉब करते हैं, जॉब सिक्योरिटी कई जगहों पे नहीं होती, अचानक से नौकरी से निकल गया, मेरे उतने इन्वेस्टमेंट है कि भाई जब तक दूसरी नौकरी नहीं मिलती मेरा घर जो है चलना चाहिए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, राइट। नेक्स्ट है दैट इज इमरजेंसी फंड्स। ये तो लोगों को करना ही चाहिए। देखिए जिंदगी में ना इमरजेंसी कभी बोल के नहीं आती, पहले से आप उसकी तैयारी नहीं रख सकते, एस्पेशली अगर आप बात करते हो मेडिकल इमरजेंसी की, राइट। या मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा, सो लॉट ऑफ पीपल इन्वेस्ट फॉर दैट एज वेल, कि आपकी अगर मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है या कल उठ के अगर आपको ये सोचना होता है कि भाई इसके बाद मेरा क्या होगा या मेरे घर वालों का क्या होगा, तो उसके लिए भी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। सो इन्वेस्टमेंट के गोल्स डिफरेंट हो सकते हैं, ये गोल जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल जानते वक्त बहुत सारे सवाल करना कि भाई आप क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो, कितना पैसा चाहिए, कब तक चाहिए, ये चीजें जानना बहुत जरूरी है, तभी आप करेक्ट एसेट या एरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो चूज कर सकते हो, ओके। चलिए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जाते हैं, दैट इज व्हाई इन्वेस्टमेंट्स। मैं पैसा इन्वेस्टमेंट क्यों करूं? A lot of people live that YOLO life. You only live once. So you don't need to invest. You don't need to save. जितना भी आप पैसा कमाते हो आप मजे करो, आप खर्च करो. But honestly, investments important है. जितने अर्ली एज में आप इन्वेस्टमेंट चालू करोगे ना उतना बेटर, बिकॉज द मोर द टाइम यू गिव योर मनी टू ग्रो द बेटर इट कैन ग्रो, ओके। ये मैं आगे आपको समझाऊंगी, जब हम शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म चीजें समझेंगे मैं आपको समझाऊंगी, बट इन्वेस्टमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मे बी यू स्टार्ट विद अ स्मॉल अमाउंट, जैसे आगे बढ़ोगे, जैसे आपकी सैलरी बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, मे बी यू इंक्रीज योर इन्वेस्टमेंट, बट इन्वेस्टमेंट इज इंपॉर्टेंट। व्हाई? द फर्स्ट मेजर रीजन इज टू अचीव योर ड्रीम्स एंड गोल्स। देखिए सपने देखने आसान होते हैं, सपने देखने के पैसे नहीं लगते हैं, बट वही सपने को पूरा करना होता ना, तो उसके लिए आपको पैसे तो लगेंगे। हो सकता है कि आपका ड्रीम या गोल छोटा हो, आज हो सकता है कि आपका ड्रीम हो कि आपको नाइकी के एयर जॉर्डन के शूज लेना है, हो सकता है आपका ड्रीम हो कि आपको आईफोन लेना है या आईपैड लेना है या एयरपॉड्स लेना है, कल उठ के आपका ड्रीम होगा आपको खुद का घर लेना है, कल उठ के आपका ड्रीम होगा आपको खुद की गाड़ी लेनी है, कल उठ के आपका ड्रीम होगा आपको एक वेकेशन होम चाहिए। बट टू फुलफिल एनी ऑफ योर ड्रीम्स एंड गोल्स यू विल रिक्वायर मनी, and for that money it is very important you start your investments करोगे, आपका पैसा इकट्ठा होगा, ग्रो होगा, रिटर्न्स मिलेगा, आपका यहाँ पे ड्रीम पूरा उन पैसों से हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है टू प्लान फॉर योर रिटायरमेंट। नाउ सी रिटायरमेंट प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज के तारीख में अगर आप सोचोगे कि हाँ आप 60-70 साल तक काम कर पाओगे, आई डोंट थिंक एवरी जनरेशन नाउ विल बी एबल टू वर्क टिल 60 years of age। जब तक पैसा आ रहा है तब तक खर्चे निकल जाता है, बट जिस दिन कमाना बंद हो जाता है ना तब के लिए सोचना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो पीपल इन्वेस्ट सो दैट पोस्ट से रिटायरमेंट उनकी लाइफ आसानी से निकल सके, उनके खर्चे निकल सके, स्पेशली मेडिकल एक्सपेंसेस जो एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है निकल सके, ठीक है। द नेक्स्ट इज टू मीट योर मेजर लाइफ नीड्स। अच्छा, मेजर लाइफ नीड्स की अगर हम बात करेंगे ना तो हम कहते हैं द मोस्ट बेसिक नीड्स ऑफ एनी पर्सन इज रोटी, कपड़ा, मकान, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। मैं तो आज की तारीख में बोलूंगी 2 चीजें और ऐड कर दो, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, हेल्थ एंड एजुकेशन। इनमें से
हाउस, शेल्टर जिसको हम कहते हैं, शेल्टर मतलब सर के ऊपर छत, खुद का घर होना, घर, एडुकेशन एंड हेल्थ। ये तीनों आज के तारीख में एटलीस्ट इंडिया की बात करोगे एक बहुत बड़ा मेजर चंक ऑफ एक्सपेंस, कोई भी घर में कोई भी हाउस होल्ड में तीन चीजें हैं। बाइंग योर ओन हाउस स्पेशली इफ यू आर इन मेट्रो सिटीज वेरी डिफिकल्ट। इन चीजों को फुलफिल करने के लिए भी आपको पैसा चाहिए, और आप अगर अर्ली इन्वेस्टमेंट चालू करोगे यू विल बी एबल टू फुलफिल दीज रिक्वायरमेंट्स अर्ली। ठीक है, नेक्स्ट है टू सिक्योर अ रेगुलर इनकम। ये स्पेशली रिटायरमेंट के बाद काम आता है कि भाई रिटायरमेंट के बाद मेरा एक रेगुलर इनकम आए और मेरे एक्सपेंसेस जो है यहाँ पे चलते रहे। तो इन्वेस्टमेंट्स करने का मेन रीजन यही है कि आपके जो भी फाइनेंशियल गोल्स है वो आप इन इन्वेस्टमेंट्स के द्वारा आसानी से पूरा कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट। नाउ व्हाट इज अ फाइनेंशियल गोल। अगर कल उठ के आपको एक सवाल पूछा जाता है, आप किसी को पूछते हो व्हाट इज योर फाइनेंशियल गोल, हाउ डू यू डिफाइन अ फाइनेंशियल गोल? बहुत सिंपल है, फाइनेंशियल गोल का मतलब होता है आपका कोई भी फ्यूचर ऑब्जेक्टिव। क्यों फ्यूचर ऑब्जेक्टिव इसको कहते हैं? गोल्स आर ऑलवेज फ्यूचरिस्टिक, जो हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कार खरीद ली, तो नाउ माई गोल कैन नॉट बी टू बाय अ कार बिकॉज आई ऑलरेडी हैव अ कार। If I already have a house, my goal cannot be to buy a house. Okay, it can be to buy another house. It can be to buy a bigger house. It can be to buy a vacation home. Yes, but it cannot be to buy a house. Any financial goal is something that is still incomplete. You are yet to achieve. So ये हमेशा एक future objective होता है, एक ऐसा ऑब्जेक्टिव, एक ऐसा गोल जिसको पूरा करने के लिए आपको पैसे की जरूरत होगी। हाँ, पैसा वेरी करेगा। फॉर एग्जाम्पल गाड़ी खरीदनी है तो शायद कम पैसा लगेगा, घर खरीदना है तो शायद ज्यादा पैसा लगेगा, आईफोन खरीदना है तो कम पैसा लगेगा, मे बी आपको सोना खरीदना है 10 तोला तो ज्यादा पैसा लगेगा। बट द पॉइंट इज टू fulfill your goal you will require some amount of money, right? And has a defined amount and time frame. इसीलिए मैंने बोला था हाउ मच ऑफ मनी एंड टिल व्हेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके गोल का एक टाइम पीरियड नहीं है ना, वो गोल नहीं है। मुझे घर खरीदना है, कब भाई? कब? आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद, 30 साल बाद, 40 साल बाद, कब? कब? राइट, दिस इज इंपॉर्टेंट। सो व्हेनेवर यू आर सेटिंग अ गोल सेट करते वक्त दो चीजें उसमें डिफाइन करना इंपॉर्टेंट है। एक, ये गोल को पूरा करने के लिए आपको पैसा कितना लगेगा और वो पैसा आपको कब तक चाहिए। सो द टाइम एंड द अमाउंट ऑफ मनी दैट इज रिक्वायर्ड टू फुलफिल योर गोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। अमाउंट ऑफ मनी जब कैलकुलेट कर रहे हो तो प्रेजेंट रेट पे कभी भी मत करना। 5 साल बाद घर खरीदना है तो 5 साल बाद उस घर की कीमत क्या होगी, ये एस्टिमेशन के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट टारगेट रखना। ठीक है, सो यस देयर कैन बी डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ फाइनेंशियल गोल। टू बाय अ हाउस इन 5 years, और ये हाउस की कीमत आपको पता होनी चाहिए। चाइल्ड्स एजुकेशन, 10 साल के बाद मेरा बच्चा बड़ा हो जाएगा, कल उठ के डॉक्टर की एग्जाम देगा, उसके लिए मेरे को पैसा चाहिए। रिटायरमेंट एट द एज ऑफ 60, आज से 40 साल बाद या 45 साल बाद मेरा रिटायरमेंट हो जाएगा, तो रिटायरमेंट के बाद के लिए पैसा चाहिए। नेक्स्ट ईयर मेरे को कार खरीदनी है तो उसके लिए मेरे को पैसा चाहिए। तो इसमें टाइम फ्रेम एंड द अमाउंट ऑफ मनी रिक्वायर्ड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं टू द नेक्स्ट एंड दैट इज स्टेप्स इन गोल सेटिंग। सो व्हेनेवर यू आर सेटिंग अ फाइनेंशियल गोल, कैसे सेट करोगे? ओके, द फर्स्ट स्टेप इन सेटिंग एनी फाइनेंशियल गोल इज टू आइडेंटिफाई योर गोल। अच्छा, वन पर्सन कैन हैव मल्टीपल गोल्स। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति का एक ही गोल हो सकता है। हो सकता है कि मेरा गोल हो मुझे नेक्स्ट ईयर एक गाड़ी खरीदनी है, 5 साल में घर खरीदना है, और 15 साल में मेरे बच्चे को मेरे को डॉक्टर की पढ़ाई करानी है, उसके लिए मुझे पैसा चाहिए। हो सकता है, करेक्ट? सो पर्सन कैन हैव मल्टीपल गोल्स टुगेदर। कुछ गोल ऐसा होगा जो मुझे इमीडिएट पूरा करना है, मतलब 1 साल में करना है। कुछ गोल ऐसा होगा जो नेक्स्ट 5 years में पूरा करना है। कुछ गोल ऐसा होगा जो नेक्स्ट 15 years में करना है। कुछ गोल ऐसा होगा जो नेक्स्ट 30 years में करना है। हो सकता है, यू कैन हैव मल्टीपल फाइनेंशियल गोल्स टुगेदर। But the first thing is to identify your financial goal कि आपका financial goal यहाँ पे exactly क्या है. Okay? Now, second is to calculate the amount of money that you will require to fulfill this goal. So I need 15 lakh rupees in 1 year to buy a car. Okay?
then I need another 1 crore rupees in next 5 years to buy a house, then I need another 1 crore rupees in next 15 years for my child's education. हो सकता है, करेक्ट? बट आपको पैसा कितना लगेगा ये इंपॉर्टेंट है. अदरवाइज अगर आप उतना पैसा इकट्ठा नहीं कर पाए, फॉर एग्जाम्पल मुझे 3 लाख रुपए मिला मेरे इन्वेस्टमेंट से, आई विल नॉट बी एबल टू फुलफिल माई गोल ऑफ बाइंग अ कार. ओके, चलिए. द नेक्स्ट इज टू डिसाइड द टाइमलाइन. टिल व्हेन डू यू रिक्वायर दैट मनी? मुझे कार के लिए 1 साल में पैसा चाहिए, घर खरीदने उसके लिए 5 साल में पैसा चाहिए. Classify the goals by time period. Now this part is very important because depending on the amount of time in which you require the money. मुझे कार खरीदने के लिए 1 साल में पैसा चाहिए, बट घर खरीदने के लिए 5 साल बाद चाहिए, बट बच्चे के एजुकेशन के लिए 15 साल बाद चाहिए. उस बेसिस पे आप अपने गोल्स को शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म में यहाँ पे डिवाइड कर सकते हो. शॉर्ट टर्म मतलब एनी गोल दैट यू नीड टू कंप्लीट विद इन 3 years. So buying a car is a short-term goal for me because I need that money within next 1 year. Correct? So कार खरीदने के लिए 1 साल के अंदर पैसा चाहिए तो शॉर्ट टर्म हो गया. कोई भी फाइनेंशियल गोल जो आपको नेक्स्ट 3 years के अंदर पूरा करना है हैज टू बी अ शॉर्ट टर्म गोल. अब शॉर्ट टर्म गोल्स में कैसे होता है, इन्वेस्टमेंट्स में बहुत ज्यादा रिटर्न्स नहीं मिलते, प्लस अमाउंट ऑफ मनी जो इन्वेस्ट करना पड़ता है वो 3 साल के अंदर बढ़ जाता है. ओके, अच्छा, मुझे अगर कोई गोल पूरा करना है नेक्स्ट 4 साल में, 5 साल में, अगर 3 साल से ज्यादा का टर्म है, अप टू 7 years, एनीथिंग और एनी टाइम पीरियड दैट इज मोर देन 3 years, अप टू 7 years, उसको हम बोलते हैं मीडियम टर्म. नाउ द नेक्स्ट इज, लेट अस से कि मुझे अगर एक लॉन्ग टर्म गोल सेट करना है, एनीथिंग मोर देन 7 years इज अ लॉन्ग टर्म गोल. मुझे नेक्स्ट 10 साल में बच्चे के एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, नेक्स्ट 30 years में मुझे रिटायरमेंट के लिए एक रेगुलर इनकम प्लान चाहिए. These are long term goals. So कोई भी आपको पूछ रहा है कि आपका फाइनेंशियल गोल शॉर्ट टर्म है या मीडियम टर्म है या लॉन्ग टर्म है, ये डिपेंड करता है कि आपको पैसा कितने साल में या ये गोल कितने साल में रादर आपको यहाँ पे पूरा करना है. So it is always 3 to 7, more than 7. 3 7 7 ऊपर, 3 7 7 ऊपर, ऐसे याद रख सकते हो. ओके, चलिए. नेक्स्ट इज टू प्लान इन्वेस्टमेंट अकॉर्डिंगली. Now, depending on the amount of money that you require and how much duration that you require, you need to plan your areas of investment. कहाँ पे पैसा लगाओगे, कितना पैसा लगाओगे, ये completely depend करता है on 2 things, that is the amount of money that you require and in the duration or in how much time do you require that money. Okay? चलिए आगे चलते बेटा, फिर to the next. Okay, तो यहाँ पे 3 चीजें आपको याद रखनी है. एक, हमेशा जब भी फाइनेंशियल गोल सेट करते हो तो आपको जो अमाउंट ऑफ मनी रिक्वायर्ड है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे डिफाइन करना है. राइट? सेकेंड थिंग दैट इज द ड्यूरेशन, कितने समय में आपको ये गोल जो है यहाँ पे पूरा करना है. ये तो फैक्टर्स सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इन्हीं फैक्टर्स पे आप अपने एरियाज एंड अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, ये चीजें आप यहाँ पे क्लासिफाई कर सकते हो या डिसाइड कर सकते हो. ओके, चलिए आगे जाते बेटा, फिर टू द नेक्स्ट, दैट इज अ डिफरेंशिएशन बिटवीन सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट. आज तक ना मैं जितने भी लोगों से बात करती हूँ, अ लॉट ऑफ टाइम वी टॉक अबाउट सेविंग्स, वी टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट्स, वेयर डू यू इन्वेस्ट योर मनी, हाउ मच डू यू इन्वेस्ट, व्हाई डू यू इन्वेस्ट, वी डू टॉक अबाउट दैट, एडल्ट टॉक सही है. ओके, बट द पॉइंट इज कि ज्यादातर लोग सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं. फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट आर द सेम, देयर इज नो डिफरेंशिएशन, बट इन टेक्निकलिटी एंड इन कंसेप्चुअल लैंग्वेज देयर इज अ डिफरेंस. कॉमन लैंग्वेज में मैं अगर बताऊं, सेविंग्स आर ऑलवेज क्लासिफाइड टू बी सेफ. मेरा पैसा अगर बैंक के एफडी में है ना, मेरे लिए वो सेफ है, वो पैसा कम हो जाएगा, उस पे ब्याज कम हो जाएगा, मेरा रिटर्न्स कम हो जाएगा, चांसेस नहीं है. बट अगर मैंने पैसा एक कंपनी के इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट किया है, डिपेंडिंग ऑन द मार्केट कंडीशंस वो बढ़ भी सकता है, वो सेम भी रह सकता है, वो कम भी हो सकता है. सो इन मोस्ट केसेस सेविंग्स आर कंसिडर्ड टू बी अ सेफर फॉर्म, इन्वेस्टमेंट इज कंसिडर्ड टू बी अ लिटिल रिस्कियर फॉर्म. करेक्ट? बट अगर आप कॉमन तरीके से देखोगे, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट का एक बेसिक लॉजिक या पर्पस सेम है.
देखो एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे देती हूँ. फॉर एग्जांपल let us say my total income from all sources is 1 lakh rupees. Let us say my total income from all sources is 1 lakh rupees. ठीक है. अब इसमें से कुछ मेरे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होंगे, मतलब मैं जो कमाऊंगी उसको खर्च भी तो करूंगी, खाना पीना, कपड़े, हेल्थ, एजुकेशन, रेंट एक्सेट्रा, सारे एक्सपेंडिचर्स का टोटल कर दो. मान के चलो कि मेरी इनकम में से 70,000 रुपए, 70,000 रुपीज जो है वो मेरा एक्सपेंडिचर हो जाता है, राइट. सो रफली आई से एवरी मंथ आई हैव 30,000 रुपीज दैट इज लेफ्ट विथ मी, राइट. इसको हम यहाँ पे कहते हैं सरप्लस. क्या कहते हैं? तो इसको हम यहाँ पे कहते हैं सरप्लस. सरप्लस इनकम मतलब द अमाउंट ऑफ मनी that is left with you after taking out or after removing all your expenditures. सिंपल शब्दों में मेरे पास हर महीना 30,000 रुपए बच जाता है. अब ये 30,000 का मैं क्या करूं? तो जनरली मेरे पास दो ऑप्शन है कि ये 30,000 रुपए या तो मैं सेव कर सकती हूं, ओके, या तो मैं इसको इन्वेस्ट कर सकती हूं. ये 30,000 रुपए या तो मैं सेव कर सकती हूं या तो मैं इसको इन्वेस्ट कर सकती हूँ, करेक्ट. बट इफ यू सी द अंडरलाइनिंग लॉजिक, मेरे पास जो इनकम आई वो इनकम में से मैंने एक्सपेंडिचर निकाला, ठीक है. मेरे पास कुछ पैसा बच गया, दैट इज माय सेविंग्स. यही पैसे को मैं इन्वेस्ट करूंगी. समझे मेरी बात? तो लॉजिकली स्पीकिंग सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट इज अ पार्ट ऑफ द सेम प्रोसेस. आइडियली अगर आप देखोगे तो हाँ, इसमें थोड़ा सा डिफरेंशिएशन है कि सेविंग्स जो है, अगर आप सेविंग्स की बात करोगे, एक नॉर्मल अगर आप इसका डिस्टिंग्विश स्टडी करोगे तो सेविंग जो है इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वर्ड सेफ बिकॉज इट इज कंसिडर्ड टू बी मोर सेफर, मोर स्टेबल, जहां पे मेरा मेन एम ये है कि मैं इनकम का एक हिस्सा साइड में रखूं, सारा पैसा मेरा खर्च ना करूं. इन्वेस्टमेंट जो है इट इज ऑलवेज डन विद द मेन एम टू अर्न रिटर्न्स. इसको हम कहते हैं आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. मेरा मेन एम हमेशा इन्वेस्टमेंट को होता है कि मेरा पैसा बढ़े. मैं 100 रुपए इन्वेस्टमेंट करूं तो वो 110 बने, मैं 110 इन्वेस्ट करूं तो वो 120 बने. मुझे बढ़ाना है पैसा तो मैं इन्वेस्ट करूंगी, राइट. इट हैज certain amount of risk that is associated. Obviously, higher the risk, higher will be the chances of returns, but returns are never guaranteed. ये चीज को याद रखना. There is a trade-off between risk and return. जो मैंने आपको बताया, higher the risk, higher will be the returns. As simple as that. Okay? Now, when you talk about saving, saving means reducing your expenditure so that you have certain amount of income left with you. अगर मेरे 1 लाख इनकम है, मैं पूरा 1 लाख भी तो खर्च कर सकती हूँ. मेरे को थोड़ी कोई रोकने वाला है, कोई टोकने वाला है. मेरे पैसे मैं खर्च कर सकती हूँ, बट दैट इज इनकरेक्ट. ओके, हमेशा इनकम का एक पार्ट में बचाती हो. आई ट्राई टू रिड्यूस माई एक्सपेंडिचर टू इंक्रीज माई सेविंग्स, करेक्ट. Whereas if you talk about investing, it is always about growing your money, increasing your money, multiplying your money, and for that you take certain amount of risk. Okay, savings and investing are not completely different. They are in a way two parts of the same coin. Okay, so they're part of the same process where you earn a certain level of income out of which you save some money. And the money that you save, the 30,000 rupees that you save, you try to invest that money so that that 30,000 can become 50,000 in future. As simple as that. Okay? चलिए आगे जाते हैं to the next, and that is the factors that are required to evaluate an investment. एक एग्जाम्पल लेते हैं to help you understand this better. Okay? इसमें मैं मल्टीपल एग्जाम्पल्स दूंगी, थोड़ा इन डिटेल आपको समझाऊंगी. जहां पे टॉपिक डिफिकल्ट होते जाएगा, अमाउंट ऑफ एक्सप्लेनेशन विद एग्जाम्पल्स बढ़ते जाएगा. ओके, लेट अस अज्यूम यू हैव टू ऑप्शंस ऑफ इन्वेस्टमेंट. अभी मैं इसको बहुत सिंप्लीफाई करके बता रही हूं. ऑप्शन 1 दैट इज ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी. ओके,
You have assumed 1 lakh rupees and now you have to decide where will you invest your 1 lakh rupees. You can invest it in option A, you can invest it in option B, you can do 50-50, you can do 70-30, you can do 30-70. There are multiple possible combinations. But how do you decide? तुक्के से, या राह चलते किसी को भी पूछ लिया, उसने जो बोला आपने कर दिया? No. Whenever you're taking a decision कि हाँ बाबा मेरे पास 1 लाख रुपया है, मैं इसको कहाँ पे इन्वेस्ट करूं, where to invest that money, this will depend on multiple factors. You need to first understand what that investment will give me. Okay? सबसे पहली चीज जो इन्वेस्टर्स हमेशा कंसिडर करते हैं, that is the safety of investment. Now see, certain investment areas are less risky, certain investment areas are more risky. For example, अगर मैं कहती हूं कि A is gold, B is equity, or you say equity shares. Okay? या तो इसको मैं और सिंप्लीफाई कर देती हूं एग्जैक्ट लेवल ऑफ कंपैरिजन देके. B is equity shares, A is debentures. Both are financial securities. अभी डिबेंचर्स जो होते हैं, डिबेंचर्स में एक फिक्स्ड रिटर्न होता है. ठीक है? डिबेंचर्स मतलब क्या कि भाई तुम कंपनी को सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी उधारी पे दे रहे हो. यू आर द क्रेडिटर ऑफ दैट कंपनी. वो कंपनी प्रॉफिट कमाए लॉस कमाए, तुमको उससे लेना देना नहीं है. इवन इफ द कंपनी इज इन लॉसेस, they still have to pay regular returns to their creditors. So if they say I will give you 8% interest per annum, they have to pay that interest to you irrespective of profits. So in that case, because it has fixed returns, because it has guaranteed returns, comparison में this becomes a safer investment option for you. अब इक्विटी की अगर आप बात करोगे तो इक्विटी में देयर आर नो फिक्स्ड रिटर्न्स. यू विल ओनली गेट मनी इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड इफ द कंपनी परफॉर्म्स वेल. कंपनी प्रॉफिट अर्न करेगी तो तुमको डिविडेंड देगी, नहीं अर्न करेगी तो नहीं देगी. राइट? सो इस केस में ये कंपेयर टू डिबेंचर्स रिस्की इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है. सो आपको कंसिडर करना है कि भाई आपको कितना रिस्क लेना है या आपको सेफ इन्वेस्टमेंट करना है. एनी कंजर्वेटिव इन्वेस्टर मतलब एक ऐसा इन्वेस्टर जो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता. सो इफ आई एम अ कंजर्वेटिव इन्वेस्टर, आई विल फोकस और आई विल प्रिफर एन एरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट विल ऑलवेज बी सेफर फॉर मी. मैं बोलूंगी कि भाई मुझे 1 का 4 रुपया नहीं होगा ना, चलेगा, भले 1 का 2 होगा, बट मुझे ज्यादा रिस्क लेके पैसा डुबाना नहीं है. आई एम ओके टू अर्न लेस रिटर्न्स, बट द रिस्क शुड बी नेग्लिजिबल. सो आई एम अ कंजर्वेटिव इन्वेस्टर. मैं सेफ ऑप्शन चूज करूंगी. हो सकता है कि तुम एक ऐसे इन्वेस्टर हो हु इज रेडी टू टेक रिस्क. राइट? सो ऐसे केस में यू माइट चूज इक्विटी फॉर हायर रिटर्न्स. राइट? So you need to first understand the safety factor. You need to understand which investment areas has how much of risk associated or involved in it. Okay? The next is the liquidity. Now let us say you are investing for a long period of time. You don't require the money for next 10 years. So you can investment in schemes or investment areas where there is a lock-in period. For example, जो इंडियन पोस्ट ऑफिस है उसमें गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स है जहां पे अच्छा खासा रिटर्न्स मिलता है, अच्छा इंटरेस्ट मिलता है, हायर देन बैंक्स, बट दे हैव अ सर्टेन लॉक इन पीरियड कि भाई आपको ये पैसा कम से कम 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना है. नाउ आई से आई डोंट नीड दैट मनी फॉर नेक्स्ट 5-10 years, तो मैं लॉक इन पीरियड है तो भी इन्वेस्टमेंट कर सकती हूँ. बट लेट अस से यू आर इन्वेस्टिंग मनी, बट आपको ऐसा है कि भाई कभी इमरजेंसी आ गया तो मेरे को पैसा चाहिए. योर इन्वेस्टमेंट गोल इज इमरजेंसी फंड्स. अब इमरजेंसी बेटा बोल के तो आएगी नहीं. सो लेट अस से नेक्स्ट 1 साल में इमरजेंसी आ गए, भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो, बट अगर आ गई तो क्या करोगे? सो ऐसे केस में you will never put your money or invest your money in areas or schemes that will have certain lock in period. आप liquidity consider करोगे, आप ये देखोगे कि भाई मुझे अगर पैसा चाहिए, जब भी चाहिए मुझे ये पैसा मिलना चाहिए, मुझे कोई उसमें लॉक इन पीरियड कि एग्जिट चार्जेस है ये मुझे नहीं चाहिए. ओके?
The next is the amount of expected returns. अब देखिए कुछ ऐसे स्कीम्स है जिसमें रिटर्न ज्यादा है बट हो सकता है रिस्क ज्यादा है, ये लॉक इन पीरियड है. कुछ ऐसी स्कीम्स है जिसमें रिटर्न्स कम है, या कुछ ऐसे एरियाज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स है जिसमें रिटर्न्स कम है बट रिस्क भी कम है, राइट. देयर आर सम इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस वेयर द अमाउंट ऑफ मनी दैट यू अर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट इज कंप्लीटली टैक्स फ्री. फॉर एग्जाम्पल अगर आप पीपीएफ या ईपीएफ में पैसा डालते हो तो इसका जो भी आपको रिटर्न्स मिलता है, वॉट एवर अमाउंट ऑफ मनी दैट यू अर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, दैट इज टैक्स फ्री. तो बहुत सारे लोग अपना टोटल अर्निंग्स बढ़ाने के लिए ऑन इन्वेस्टमेंट्स टैक्स फ्री ऑप्शंस, टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट्स जिसमें आपको टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं, टैक्स डिडक्शंस भी मिलते हैं, इनमें भी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं. ठीक है. द नेक्स्ट इज द कन्वीनियंस. ओके, एक सिंपल एग्जांपल यहाँ पे भी आपको मैं देती हूँ. कन्वीनियंस का मतलब क्या होता है? कन्वीनियंस इज थिंग्स दैट इज easy for you, right? Now, when you talk about convenience, there are certain investment options where the investing of money is easy, the withdrawal is easy, there is partial withdrawal also possible. Okay? एक simple example लेते हैं. For example, मान के चलो, I'm sorry. Okay. For example, आप मान के चलो कि आप यहाँ पे जो है पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो इनटू इक्विटी शेयर्स. यू से कि हाँ चलो मेरे को पता है कि इक्विटी शेयर्स में रिस्क ज्यादा है बट आई स्टिल वांट टू इन्वेस्ट इन इक्विटी शेयर्स विद द एम ऑफ अर्निंग हायर रिटर्न्स इन द लॉन्ग रन. फेयर इनफ. यू कैन गो टू एनी सेबी registered broker. Okay, it can be an individual, it can be a company, it can be a firm. अभी आजकल तो जीरो द ग्रो जैसे एप्लीकेशंस हो गए, आप घर बैठे इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो. आपको ना कहीं जाना है, ना कहीं फोन करना है, ना कुछ करना है. एवरीथिंग इज ऑन योर सेल फोन, राइट. फोन लिया, ऐप डाउनलोड किया, डीमैट अकाउंट वगैरह ओपन करना वन टाइम प्रोसेस होता है. जब चाहो सिक्योरिटीज खरीद सकते हो, बेच सकते हो. अब अज्यूम करो, एक एग्जाम्पल लेते हैं इसमें भी. अज्यूम करो कि आपने एक कंपनी है, एक्स कंपनी, उसके 1000 शेयर्स खरीदे एट 100 रुपीज ईच. ओके, सो इन अ वे मैं कह सकती हूं कि आपने 1 लाख रुपीज जो है वो इन्वेस्टमेंट किया. ठीक है, नो लॉक इन, नथिंग. आपने 1 लाख रुपए ये कंपनी के शेयर्स में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करा. 1000 शेयर्स खरीदे, एक शेयर की कीमत 100 रुपए थी. कल उठ के आपको 30,000 रुपीज चाहिए. आप क्या कर सकते हो? आउट ऑफ दिस 1000 शेयर्स, अज्यूमिंग द प्राइस ऑफ द शेयर्स इज द सेम, ये 1000 शेयर्स में से आप 300 शेयर्स जो है कैन बी सोल्ड. ऐसा तो नहीं है कि 1000 खरीदे तो 1000 ही एक साथ बेचना है. 300 शेयर्स बेचोगे, अज्यूमिंग द अमाउंट इज द सेम, आपको 30,000 रुपए यहाँ पे मिल जाएंगे. करेक्ट. सो कुछ सिक्योरिटीज में ना इन्वेस्ट करना इजी है, पार्शियल विड्रॉवल करना है, थोड़ा बेचना है, थोड़ा रखना है, ये चीजें आसान है. तो काफी बार इन्वेस्टिंग करते वक्त एक इन्वेस्टर एक कन्वीनियंस भी चेक करता है कि भाई कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में क्या ये कन्वीनियंस आपको मिलता है. ओके. द नेक्स्ट इज द टिकट साइज. बहुत ही इंपॉर्टेंट. टिकट साइज का मतलब क्या होता है? द मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी दैट यू नीड टू इन्वेस्ट इन दैट पर्टिकुलर एसेट. अगर आप एक कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हो, एज लेस एज 1 शेयर भी आप खरीद सकते हो. 100 रुपए देके 1 शेयर भी खरीद सकते हो. यस. बट अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हो, मतलब आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो, यू नीड लैक्स ऑफ रुपीज. सो डिपेंडिंग ऑन कि आपका मिनिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है, मतलब आप एक साथ कितना इन्वेस्ट करना चाहते हो, इसके ऊपर भी जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आप चूज करोगे ये डिपेंड करेगा. ठीक है. द नेक्स्ट इज टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम, अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, स्पेशली जो लोग जॉब करते हैं, जिनकी टैक्सेबल सैलरीज होती है, वो लोग ये चीज बहुत ज्यादा कंसिडर करते हैं. एंड जो टैक्स और रिटर्न्स मिलता है ना, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है. एक एग्जाम्पल देती हूँ जिससे आप ये शायद आसानी से यहाँ पे समझ पाओगे. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल लेट अस से कि मैंने पैसा इन्वेस्टमेंट किया. फॉर एग्जाम्पल लेट अस से कि मैंने एक अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टमेंट किया
1 lakh rupees. It was invested for 10 years. ठीक है, अब ये 10 साल बाद मुझे इसके ऊपर अ टोटल ऑफ 30% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिला. मतलब आफ्टर 10 years, 10 साल बाद मुझे टोटल 1,30,000 रुपए जो है यहाँ पे रिटर्न मिले. ओके, जिसमें से 1 लाख तो मेरा इन्वेस्टेड पैसा ही था, मतलब मेरा खुद का ही पैसा था. तो एक्चुअल में देखेंगे तो 30,000 रुपीज जो है, दिस इज माय रिटर्न्स. इसीलिए मैं इसको 30% यहाँ पे कैलकुलेट कर रही हूँ. ओके, बट अगर गवर्नमेंट कहता है कि ये रिटर्न्स के ऊपर टैक्स लग रहा है, ओके, लेट अस से कि इसके ऊपर एक कैलकुलेशन के लिए ले लेते हैं, लेट अस से कि इसके ऊपर 10% गवर्नमेंट टैक्स लग गया. गवर्नमेंट ने इसके ऊपर 10% टैक्स ले लिया. मतलब ये 30,000 में से 3,000 रुपए गवर्नमेंट को चले जाएंगे. तो मुझे 30,000 पैसा नहीं मिलेगा, मतलब 30,000 रुपीज मुझे रिटर्न्स नहीं मिलेगा. I will only get 20,000 rupees. So my returns will fall down to 27% in hand instead of 30%. Yes. So you also need to understand that whatever returns you earn, अगर आपका FD पे भी पैसा है, FD के ऊपर आपको ब्याज भी मिल रहा है, बट अगर आपकी इनकम टैक्सेबल है तो वो ब्याज के ऊपर भी आपका टैक्स कटने वाला है. करेक्ट. सो ये चीजें भी आपको कंसिडर करनी होती है. इसीलिए हम काफी बार टैक्स फ्री रिटर्न्स वाले जो इन्वेस्टमेंट्स है वो प्रेफर करते हैं, सो दैट ये टैक्स का पैसा जो कट रहा है ना, वो भी बेटा यहाँ पे एक तरीके से बच सके. ओके, सो टैक्सेबिलिटी ऑफ द इनकम इज वेरी इंपॉर्टेंट. साथ ही साथ टैक्स डिडक्शंस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. अब टैक्सेबिलिटी ऑफ द इनकम और टैक्स डिडक्शन में मैं आपको पहले डिफरेंस समझाती हूँ. टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम तब अप्लाई होता है जब आपके इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आता है. तो मैंने 10 साल के लिए 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था, 30,000 मुझे रिटर्न्स मिला, उसमें से गवर्नमेंट ने मेरे से टैक्स ले लिया. टैक्सेबिलिटी ऑफ द इनकम का मतलब ये होता है कि आपके इन्वेस्टमेंट के रिटर्न से आपका टैक्स गया. हाउएवर, जब आप टैक्स डिडक्शंस की बात करते हो, गवर्नमेंट कुछ ऐसी स्कीम्स निकालती है जिसमें अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो वो इन्वेस्टमेंट आपके टैक्स पेएबल में से कम हो जाता है. मतलब आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है. राइट. फॉर एग्जाम्पल ईपीएफ. तो गवर्नमेंट कहती है कि अगर आप ईपीएफ में पैसा डालते हो या अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो तो उसका जो भी पैसा या प्रीमियम या इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपका जा रहा है ना, वो मैं आपके टैक्सेबल इनकम से माइनस कर दूंगा. मतलब आपका जो अमाउंट ऑफ टैक्स आप गवर्नमेंट को पे करोगे ना, वो कम हो जाएगा. तो देयर आर सर्टेन इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जहां पे लोगों का टैक्स रिडक्शन बेनिफिट मिलता है. ठीक है, उनका टैक्स जो है वो यहाँ पे कम हो जाता है. बट मोस्ट केसेस में इनमें लॉक इन पीरियड होगा ही होगा, क्योंकि गवर्नमेंट आपको ऐसे ही बेनिफिट नहीं देगा. ओके, सो हाँ, ये सारी चीजें आपको कंसिडर करनी है बिफोर चूजिंग एनी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन. हो सकता है कि थोड़ा पैसा आप ज्यादा समय के लिए लॉक इन में डाल दो, थोड़े पैसे में आप लिक्विडिटी देखो. हो सकता है मल्टीपल चीजों में भी अपना पैसा जो इन्वेस्ट कर रहे हो वो डाइवर्सिफाई कर दो. तो 10 लाख रुपए मेरे पास है, मैं 10 अलग अलग चीजों में इन्वेस्ट कर रही हूँ. कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट्स है जहां पे रिस्क ज्यादा है, रिटर्न ज्यादा है. कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट है जहां पे रिस्क कम है, रिटर्न्स कम है. कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट है जो लिक्विडिटी है. कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट है जो लॉक इन पीरियड है. हो सकता है. ठीक है, चलिए अब यहाँ पे डिफरेंट एसेट क्लासेस को समझते हैं. आप अपना पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो, आपके पास क्या डिफरेंट ऑप्शंस है. ऑनेस्टली बोलूं, ये लिस्ट से भी बड़ी लिस्ट होती है, बट ये कुछ ऐसे एसेट क्लासेस है विच इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड. ओके, पहली चीज, ये जो एसेट क्लासेस है आप इसको 6 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो. द फर्स्ट कैटेगरी इज इक्विटी. ओके, इक्विटी इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड फॉर इक्विटी शेयर्स ऑफ अ कंपनी. ओके, तो कभी भी जब एक कंपनी को कैपिटल चाहिए होता है, जब एक कंपनी पब्लिक लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट होती है, एक कंपनी को कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है. कंपनी अपने कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करती है, दैट इज नोन एज शेयर. और एक शेयर की कीमत डिसाइड कंपनी करती है और लोगों को ऑफर फॉर सेल करती है. फॉर एग्जाम्पल, मेरी एक कंपनी है एक्स, मुझे चाहिए 1 लाख रुपया. तो मैंने वो 1 लाख रुपए को
10,000 टुकड़ों में बांट दिया, दैट इज 10,000 शेयर्स। एक शेयर की कीमत है 10 रुपया। सिंपल। आप कंपनी के इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। अच्छा, लोग कहते हैं मैम इक्विटी शेयर्स तो बड़ा रिस्की है ना। नाउ द रिस्क दैट इज एसोसिएटेड विथ इक्विटी शेयर्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ कंपनी जिनके शेयर्स आप यहां पे खरीद रहे हो या जिनके शेयर्स में आप इन्वेस्ट कर रहे हो। तो ये जो कंपनीज होती है इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज: ब्लू चिप कंपनीज, मिड साइज कंपनीज एंड स्मॉल साइज कंपनीज। पहली चीज तो ये समझो। अब अगर इनको मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाना चाहूं फॉर यू टू अंडरस्टैंड इट बेटर, लेट अस से कि मैंने यहां पे डिसाइड किया कि मुझे जो है इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि मैंने सुना है कि भाई इक्विटी शेयर्स में रिस्क ज्यादा होता है बट द चांसेस ऑफ अर्निंग हायर रिटर्न्स भी यहां पे बढ़ जाता है। ओके तो मेरे पास 3 ऑप्शंस है। मेरे पास 3 ऑप्शंस है। एक, मैं ब्लू चिप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर सकती हूं, करेक्ट। दूसरा, मैं मिड साइज कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर सकती हूं, ओके। एंड तीसरा, मैं स्मॉल साइज कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर सकती हूँ। अब क्या होता है ब्लू चिप, क्या होता है मिड साइज, क्या होता है स्मॉल साइज? बहुत सिंपल तरीके से अगर इनका क्लासिफिकेशन जानना चाहते हो, बहुत ही सिंपल है। ब्लू चिप कंपनीज मतलब ऐसी कंपनीज जिनकी स्टॉक एक्सचेंज में जो रैंकिंग होती है, स्टॉक एक्सचेंज रैंकिंग ऑफ द कंपनीज जो होती है 1 to 100 के बीच में। तो कोई भी ऐसी कंपनी जिसकी स्टॉक एक्सचेंज की रैंक 1 to 100 के बीच में होती है, रैंकिंग होती है ऑन द बेस ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, ओके, कि उसका जो शेयर है वो मार्केट में कैसे परफॉर्म कर रहा है, कितना ग्रो कर रहा है, कितना रिटर्न्स दे रहा है। कोई भी ऐसी कंपनी जिसकी स्टॉक एक्सचेंज पे रैंकिंग बिटवीन 1 to 100 होती है, मतलब टॉप 100 कंपनीज इन योर कंट्री, दैट विल बी द ब्लू चिप कंपनीज, ओके। जिसकी रैंकिंग 100 के ऊपर होती है, ऐसी कंपनीज जिनकी रैंकिंग जो है वो 100 से ऊपर होती है, मतलब कंपनीज जिनकी रैंक 250 की रैंकिंग, ओके। तो एनी कंपनी जिसकी रैंक 100 से ऊपर होती है, 101 से लेके 250 रैंक तक की जो कंपनी होती है स्टॉक एक्सचेंज में, दे आर नोन एज मिड साइज कंपनीज। एंड एनी कंपनी जो 250 फर्स्ट रैंक से स्टार्ट होती है टिल द लास्ट, दे आर नोन एज द स्मॉल साइज कंपनी, ओके। अब ये रैंकिंग का डेफिनेशन क्या है, या ये ब्लू चिप कंपनीज या मिड साइज या स्मॉल साइज कंपनीज का क्लासिफिकेशन क्यों किया गया है? देखो, ब्लू चिप कंपनीज मतलब ऐसे कंपनीज जो स्टेबल है, जिनमें रिस्क बहुत कम होता है कंपेयर टू अदर कंपनीज। तो मैं अगर एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हूं, मैं कहती हूँ कि नहीं, मुझे सेफ खेलना है, मुझे ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, तो मैं ब्लू चिप कंपनीज के शेयर्स खरीदूंगी। मेरा पैसा वहां पे सेफ रहेगा, मेरा पैसा डूबेगा इसका चांसेस कम है। सो दीज कंपनीज, दे आर टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज, तो इनका बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स इज इजियर। सो बाइंग and selling of their equity shares is easier and you have stable returns, ठीक है। इसमें आपको बहुत ज्यादा कमाने का मौका या बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स नहीं मिलेगा, स्टेबल रिटर्न्स आपको मिलेगा। हाई लिक्विडिटी यहाँ पे होती है, जब चाहो आप शेयर्स को बेच के इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, एंड लो रिस्क होता है, सबसे बड़ी बात। सो एनी इन्वेस्टर हु इज कंजर्वेटिव, जिसको ज्यादा रिस्क नहीं लेना होता है, दे प्रिफर बाइंग इक्विटी शेयर्स ऑफ अ ब्लू चिप कंपनी, ओके। जैसे जैसे आप राइट में मूव करते जाओगे ना, वैसे वैसे रिस्क एंड चांसेस ऑफ रिटर्न्स दोनों बढ़ते जाएगा। So now if you're investing in a mid-sized company, any company उसकी रैंक 101 से 250 के बीच में है, they will have chances of higher returns। मतलब इसमें ना चांसेस ऑफ रिटर्न्स आपके यहाँ पे बढ़ जाता है, ओके, बट विथ हायर रिस्क एज वेल।
ओके। थोड़ा सा और छोटे कंपनीज में जाओगे ना, ऐसी कंपनीज जो स्टार्टअप है, जो आगे क्या करेगी, कैसे परफॉर्म करेगी, जिसका फ्यूचर अनसर्टन है, ऐसी सारी कंपनी स्मॉल साइज कंपनीज में आ जाती है। नाउ द पॉइंट इज योर द रिस्क इज वेरी हाई, बहुत ही ज्यादा रिस्क यहाँ पे इन्वॉल्व होता है, क्योंकि फ्यूचर ऑफ दीज कंपनीज इज वेरी अनसर्टन, बट विथ अ चांस ऑफ एक्सपोनेंशियल रिटर्न। यहां पे अगर आपका तुक्का चल गया, आपका नसीब चल गया ना बॉस, तो 1 रुपए का 100 रुपए होने के चांसेस हो जाते हैं यहाँ पे। यस, ओके। अब एक चीज तो डिपेंड करता है रिस्क फैक्टर, कि तुमको कितना रिस्क लेना है, उस हिसाब से तुम कंपनीज चूज करो कि तुमको ब्लू चिप कंपनीज में इन्वेस्ट करना है, मिड साइज में करना है कि स्मॉल साइज में। दूसरा, इवन योर ड्यूरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर आपको कम समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना है ना, ऑलवेज इन्वेस्ट इन ब्लू चिप कंपनीज, क्योंकि मिड साइज एंड स्मॉल साइज कंपनीज थोड़े समय में कुछ जादू करके आपको एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स नहीं दे सकती। बट इफ यू वांट टू इन्वेस्ट फॉर अ मीडियम ड्यूरेशन, यू कैन प्रेफर मिड साइज कंपनीज। चांसेस ऑफ रिटर्न्स मीडियम ड्यूरेशन में या मीडियम टर्म में आपके मिड साइज कंपनीज में बढ़ जाता है। इफ यू रेडी टू टेक अ रिस्क फॉर अ लॉन्ग टर्म, वो कहते हैं ना लंबी रेस के घोड़े हो, you can put your money in small size companies. If you're investing for a decade, 10 years, okay, or 15 years or 20 years, here there are very high chances of earning exponential returns. So yes, if you plan to invest in equity shares, these are the factors that you need to consider. उसके अलावा IPOs, इनिशियल पब्लिक ऑफर, जब कोई भी कंपनी फॉर द फर्स्ट टाइम अपने शेयर्स यहाँ पे इशू करती है, राइट, जैसे नया नया स्टारलिंक, ओके, जैसे NSE का आ रहा है स्टॉक, so yes, you can invest in IPOs as well. There are chances where you can invest in foreign stock as well. Foreign companies के shares भी आप यहाँ पे खरीद सकते हो। Equity mutual funds भी होते हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। Equity mutual funds का मतलब क्या होता है, जहाँ पे एक इक्विटी शेयर को खरीदने के लिए हम अलग 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 लोगों से पैसा पुल करता है। So one share, उसको हम 10 लोगों से पैसा लेके 10 लोग मिलकर एक शेयर को खरीद रहे हैं, दैट इज इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। ओके, सो यस, आप उसमें भी पैसा लगा सकते हो। नाउ द सेकंड ऑप्शन दैट यू हैव, यू कैन इन्वेस्ट योर मनी इन फिक्स्ड इनकम एसेट्स। फिक्स्ड इनकम एसेट्स ऑटोमेटिकली मीन जहां पे आपका रिस्क ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। इक्विटी हायर रिस्क इन्वेस्टमेंट एरिया है, फिक्स्ड इनकम वाले जो सेक्शंस है दैट इज लोअर रिस्क इन्वेस्टमेंट एरियाज। यहाँ पे आपकी इनकम फिक्स्ड है, आपको रेगुलर इनकम मिलेगी इररिस्पेक्टिव ऑफ द अर्निंग्स ऑफ द कंपनी और द गवर्नमेंट, जिनके फिक्स्ड इनकम स्कीम्स में आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। ओके, अब इसमें आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, जैसे बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट जो होती है, या इंडियन पोस्ट ऑफिस भी आपको फिक्स्ड डिपॉजिट रिकरिंग डिपॉजिट्स का ऑप्शन देती है, वहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। फिक्स डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, एक लमसम अमाउंट ऑफ मनी एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए आप बैंक में या पोस्ट ऑफिस में रख देते हो। फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपया है, मैंने बैंक में 3 साल के लिए वो 1 लाख रुपया जमा करा दिया एट एन इंटरेस्ट ऑफ 7.25% पर एनम। तो 3 साल बाद मेरा 1 लाख रुपया प्लस जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है वो मुझे रिटर्न मिल जाएगा। ओके, याद रखना यहाँ पे रिस्क ज्यादा नहीं होता, बट योर रिटर्न्स इज ऑल्सो नेग्लिजिबल, मतलब बहुत हाई रिटर्न्स इसमें आपको नहीं मिलेगा। ओके, रिकरिंग डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, एक फिक्स अमाउंट ऑफ मनी एवरी मंथ आप यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे। फॉर एग्जाम्पल 5,000 रुपीज, तो एवरी मंथ एट अ फिक्स डेट 5,000 रुपीज मैं अपने रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में डालूंगी। एक फिक्स ड्यूरेशन होता है, फॉर एग्जाम्पल 3 इयर्स, तो 3 साल के लिए हर महीना 5,000 5,000 5,000 5,000 ऐसे करके साल के 60,000 रुपए में डालूंगी। 3 साल के लिए है तो 1,80,000 रुपीज मैंने डाले, उसके ऊपर प्लस इंटरेस्ट मिलेगा एंड मुझे 3 साल बाद वो पैसा वापस मिलेगा। ओके, द नेक्स्ट इज PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, अगेन विच इज अ स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट, जहाँ पे साल में एक अमाउंट ऑफ मनी आप अपने PPF अकाउंट में डालते हो, एक मिनिमम मैक्सिमम अमाउंट है उसमें, और आपको उसके ऊपर रिटर्न्स मिलते हैं। एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ड्यूरेशन के लिए आप वो पैसा वहां पे इन्वेस्टमेंट करते हो। PPF में बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं बिकॉज द अमाउंट ऑफ रिटर्न्स इज हाई, प्लस इट इज अ टैक्स फ्री रिटर्न्स। ओके, नेक्स्ट दैट इज MIS, मंथली इनकम स्कीम्स भी होती है, बहुत सारे इंडियन पोस्ट ऑफिस में ऐसी मंथली इनकम स्कीम्स है जिसमें आप पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट है गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट काफी बार जो है पब्लिक के लिए बॉन्ड्स इश्यूज करते हैं,
ये बॉन्ड्स पे भी आप इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर सकते हो। गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, दे आर सिक्योर, एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, एक फिक्स ड्यूरेशन होता है जिसके लिए आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो। डेट म्यूचुअल फंड, जैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं वैसे ही डेट म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं, जहां पे आपका पैसा इक्विटी नहीं बल्कि डिफरेंट डेट एसेट्स में लगाया जाता है, डेट कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टमेंट्स में लगाया जाता है। देखो इक्विटी और डेट में ना फर्क समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इक्विटी इज अ फॉर्म ऑफ ओनरशिप। अगर आप कोई भी कंपनी के इक्विटी शेयर खरीदते हो, यू आर काउंटेड एज वन ऑफ द ओनर्स ऑफ द कंपनी। ओनर हो तो आप रिस्क लेते हो, कंपनी कमाएगी तो आप भी कमाओगे, कंपनी नहीं कमाएगी तो आप भी नहीं कमाओगे। बट वेन यू गिव मनी टू द कंपनी इन द फॉर्म ऑफ डेट, अगर आप डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करते हो या पब्लिक डिपॉजिट्स में इन्वेस्टमेंट करते हो या अगर आप लोन देते हो किसी कंपनी को, यू बिकम अ क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, नॉट द ओनर। ऐसे केस में कंपनी के प्रॉफिट या लॉस से आपको कोई लेना देना नहीं होता है, वेदर द कंपनी अर्न्स प्रॉफिट और नॉट। आपको जो एक रेगुलर फिक्स इंटरेस्ट कंपनी ने प्रॉमिस किया है वो कंपनी आपको देगी ही देगी। ओके, तो ये डेट म्यूचुअल फंड्स में आपका जो पैसा है वो इक्विटी के बदले डेट कैटेगरीज ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटीज जो होती है उसमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है। ठीक है, द नेक्स्ट इज द रियल इस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। अब ये नई चीज है जो आई गेस बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, बिकॉज इवन इफ यू कम फ्रॉम अ कॉमर्स बैकग्राउंड दिस वाज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। ओके, जब आप इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हो, येस यू कैन इन्वेस्ट इन डिफरेंट फाइनेंशियल सिक्योरिटीज एंड डिफरेंट एफडीज एंड आरडीज। हाउएवर, अ मेजर एरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंडिया इज ऑल्सो प्रॉपर्टीज और इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट? लोग प्लॉट्स लेते हैं, जमीन लेते हैं, घर लेते हैं, कमर्शियल शॉप्स लेते हैं एज एन इन्वेस्टमेंट। एक हम घर लेते हैं रहने के लिए, एक हम घर लेते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए कि कल उठ के इसकी कीमत बढ़ेगी, मुझे रिटर्न्स इसके ऊपर मिलेगा। करेक्ट? दैट इज द रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन और एन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। दोनों में फर्क होता है, मैं बताऊंगी। ओके, अगर आप प्रॉपर्टीज में इंटरेस्ट रखते हो या प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, एक ऑप्शन है दैट इज टू बाय फिजिकल रियल एस्टेट। जमीन खरीद ली, घर खरीद लिया, फिजिकल रियल एस्टेट। द अमाउंट ऑफ मनी रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट इज वेरी हाई। ओके, बट आपके पास अदर ऑप्शंस भी है जहां पे आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो इवन विथ लेसर अमाउंट ऑफ मनी। बताती हूं हाउ। एक आपके पास ऑप्शन है दैट इज REITs एंड InvITs। REITs मतलब रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ओके, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्या करता है, तो डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज होती है, स्पेशली जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज होती है, ओके, इन प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करता है। डिफरेंस ये है कि एक कमर्शियल प्रॉपर्टी में मल्टीपल लोग इन्वेस्ट करके उसको परचेस करेंगे। फॉर एग्जांपल, एक कमर्शियल लैंड है जिसकी कीमत है 50 लाख रुपए। मैं अकेले 50 लाख नहीं डाल सकती हूँ या अकेले वो नहीं खरीद सकती हूँ। 50 जन आते हैं, सब 1-1 लाख रुपए डालते हैं और वो जमीन जो है, कमर्शियल लैंड जो है वो खरीद लेते हैं। यस, नाउ द डिफरेंस बिटवीन REITs एंड InvITs is InvITs is when you invest in infrastructure. So investment in infrastructure trust is InvITs. डिफरेंस क्या है पता है? REITs में हम कमर्शियल लैंड या प्रॉपर्टीज उनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, बट InvITs में जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जैसे रोड्स बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, रेलवे ट्रैक डल रहा है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। दैट इज द डिफरेंस। ओके, अब अगर मेरे को उतना भी पैसा नहीं डालना है, लाख, 2 लाख, 10 लाख, इतना भी नहीं डालना है, तो इन्हीं के म्यूचुअल फंड्स में मैं इन्वेस्टमेंट कर सकती हूँ। म्यूचुअल फंड्स में डिफरेंस क्या मालूम है? यहाँ पे मैं रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट नहीं करती हूँ, बट ये रियल एस्टेट बनाने वाले जो कंपनीज होती है ना, जैसे फॉर एग्जांपल लोधा ग्रुप है, या जैसे फॉर एग्जांपल अडानीज है, या जैसे फॉर एग्जांपल L&T है, ठीक है, तो इनके कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करती हूँ। दैट इज द डिफरेंस। तो ऐसी कंपनी जो रियल एस्टेट बनाती है उनकी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करा, या ऐसी कंपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स अंडरटेक करती हैं उनके शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करा, दैट इज इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड्स, और दैट इज इन्वेस्टिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड्स। So whether you're investing in the companies that are into real estate or whether you're investing
into real estate और whether you are investing into real estate with a pool of money, मतलब बहुत सारे लोग मिलकर उसको कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपके रियल इस्टेट या तो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में आ जाती है. ओके, द नेक्स्ट ऑप्शन विच इज वेरी कॉमन इन इंडिया, दैट इज कमोडिटीज. ठीक है, गोल्ड हम विमेन का सबसे फेवरेट एरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट, बट ऑनेस्टली गोल्ड ज्वेलरी इज नॉट अ रियल इन्वेस्टमेंट, क्योंकि जब आप ज्वेलरी खरीदते हो तो उसमें आपके मेकिंग चार्जेस, जीएसटी, ये सारी चीजें, सर्विस चार्जेस उसमें ऐड हो जाता है, राइट? सो हाँ, अगर आप उसको बेचने जाओगे तो उसमें एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स मिलेंगे. इन द शॉर्ट टर्म चांसेस कम होता है, लॉन्ग टर्म चांसेस हाई होता है. ओके, रियल जब आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट पर्पज से अगर करते हो, यू इन्वेस्ट इन आइदर गोल्ड ब्रिक्स और कॉइन्स और गोल्ड गवर्नमेंट बॉन्ड्स. ओके, तो यहाँ पे आप अगर मेटल्स में इन्वेस्ट करते हो, गोल्ड खरीदते हो, सिल्वर खरीदते हो, या गोल्ड फंड्स खरीदते हो, या गवर्नमेंट गोल्ड बॉन्ड्स खरीदते हो, ठीक है, तो यस, आप यहाँ पे कमोडिटी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो. ठीक है, नेक्स्ट दैट इज हाइब्रिड एसेट क्लासेस. अब हाइब्रिड एसेट क्लासेस का मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल देती हूँ. ठीक है, हम इसको लिखकर समझते हैं टू हेल्प यू अंडरस्टैंड इट बेटर. हाइब्रिड का मतलब होता है जहां पे आप एक तरीके से कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी एंड डेट कर रहे हो. ओके, देखो इक्विटी की अगर आप बात करोगे तो इक्विटी में हाई रिस्क होता है, रिस्क बहुत ज्यादा होता है. डेट की अगर आप बात करोगे तो इसमें कम रिस्क होता है, करेक्ट? बट वही अगर आप देखोगे तो इक्विटी में हाई रिटर्न्स भी होते हैं, मतलब रिटर्न्स के चांसेस भी ज्यादा होते हैं. यहाँ पे लो रिटर्न्स होते हैं, जो अमाउंट ऑफ रिटर्न्स है वो भी कम होता है. अब मैं कहती हूँ मेरे को दोनों चाहिए. अगर मेरे पास 10 लाख रुपए है, मैं कहती हूँ कि मान के चलो कि अगर मेरे पास 10 लाख रुपए है, ठीक है, तो ये 10 लाख रुपए पूरे मुझे ना इक्विटी में डालना है, ना पूरे मुझे डेट में डालना है. मुझे ना उसको डिवाइड करना है या बाइफर्गेट करना है, जहां पे एक अमाउंट ऑफ मनी में इक्विटी में डालू, एक अमाउंट ऑफ मनी में डेट में डालू. डिपेंडिंग ऑन मुझे रिस्क ज्यादा लेना है कि कम लेना है, मेरा प्रोपोर्शन चेंज होगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं रिस्क ज्यादा लेने तैयार हूं तो मैं कह सकती हूँ कि इसमें से 7 लाख रुपए मतलब 70% ऑफ माई मनी जो है आप इक्विटी में डालो, एंड 30% ऑफ माई मनी दैट इज 3 लाख रुपीज आप इसको डेट में डालो. ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन रिस्क चाहिए, लेना है कि नहीं, रिटर्न चाहिए, कितना चाहिए, कब तक चाहिए, इसके ऊपर मेरा प्रोपोर्शन चेंज होगा. बट हाइब्रिड सिक्योरिटी या हाइब्रिड एसेट ऑप्शंस का मतलब यही होता है कि आप इक्विटी प्लस डेट की कॉम्बिनेशन में आप अपने इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो, जो आइडियली ज्यादातर लोग करते हैं और आपको करना चाहिए, सो दैट आपका कुछ इन्वेस्टमेंट सेफ्टी के ऊपर फोकस्ड है, कुछ इन्वेस्टमेंट रिस्क विद हायर रिटर्न्स के ऊपर फोकस्ड है. ओके, सो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स भी आते हैं, जहां पे आप म्यूचुअल फंड्स में पैसा डालते हो, आप उनको बता सकते हो कि आपका प्रोपोर्शन क्या होना चाहिए, कितना प्रोपोर्शन आपको डेट में डालना है, कितना प्रोपोर्शन इक्विटी में डालना है. मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं बेस्ड ऑन कितना रिस्क लेना चाहते हो. बैलेंस फंड्स होते हैं जहां पे आप अपना पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हो, उतना ही डेट में कर सकते हो. मल्टी एसेट फंड्स होते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हैं. थोड़ा पैसा इक्विटी में डालते हैं, थोड़ा पैसा डेट में डालते हैं, थोड़ा पैसा रियल इस्टेट में डालते हैं, थोड़ा पैसा कमोडिटी मार्केट में डालते हैं, थोड़ा पैसा जो है आपके आर्टिस्ट से क्या आपके जो आर्टिफैक्ट्स होते हैं, स्टैम्प्स होते हैं, उसमें डालते हैं. ये चीजें कर सकते हैं. ओके, वन ऑफ द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर एरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट इज कॉइन्स, आर्टिस्टिक थिंग्स एंड स्टैम्प्स. आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जो आर्टिस्ट होते हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट की जो पेंटिंग्स होती है, बहुत सारे लोगों के पास विंटेज कार्स होती है. ठीक है, बहुत सारे लोग विराट कोहली का साइंड किया हुआ बैट खरीदते हैं. यस, दीज आर बॉट इन ऑक्शंस एंड फ्यूचर में सोल्ड एट अ मच हायर प्राइस, दे कैन गिव यू रिटर्न्स एज वेल. ये सबसे रेयर एरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट है क्योंकि अनएक्सप्लोर्ड है. ठीक है, बहुत सारे लोग इसमें ज्यादा चांसेस नहीं लेना चाहते और बहुत अनसर्टेनिटीज इसमें ऑब्वियसली होती है. ठीक है,
चलिए, तो आई होप कि ये जो इन्वेस्टमेंट क्लासेस है ये आपके लिए क्लियर हो गए होंगे। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में कराने की कोशिश करी है। अब हम 4 ब्रॉड एसेट क्लासेस के ऊपर जाते हैं। सेम चीज़ है, रिपिटेटिव है, विथ मोर डिटेल्स, तो कराना मेरे लिए ज़रूरी है। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट द 4 एसेट क्लासेस, तो उसमें रियल एस्टेट, कमोडिटीज, फिक्स्ड इनकम एंड इक्विटी, ये 4 एसेट क्लासेस है मेनली जो इंडिया में लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। अभी एसेट क्लासेस में कुछ ऐसे हैं जिसमें हाई रिस्क हाई रिटर्न है, कुछ ऐसे जिसमें लो रिस्क लो रिटर्न भी है। ये समझना यहाँ पे जरूरी है। 2 मैंने समझा दिया था और एक बार मैं बता दूं। सबसे पहले अगर आप रियल इस्टेट की बात करते हो, भले वो फिजिकल एसेट हो या आरईआईटीज हो या एनवीआईटीज हो या रियल इस्टेट या इंफ्रास्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड्स हो, इनमें रिस्क मॉडरेट होता है क्योंकि रियल इस्टेट डेप्रीशिएट होगा, उसके चांसेस थोड़े कम होता है। रिटर्न्स भी मॉडरेट टू हाई होता है डिपेंडिंग ऑन आपने कब इन्वेस्ट किया। एक एग्जांपल देती हूँ। कईयों बार लोग प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करते हैं व्हेन देयर इज अ डिस्ट्रेस सेल। डिस्ट्रेस सेल का मतलब क्या होता है कि मुझे अपनी प्रॉपर्टी ना एकदम अर्जेंट में बेचनी है, बहुत पैसे की जरूरत है। ऐसे टाइम पे ये प्रॉपर्टीज लोअर प्राइस पे, इवन लोअर देन द एक्चुअल मार्केट वैल्यू, आपको मिल जाती है इफ यू हैव रेडी मनी। इन प्रॉपर्टीज में चांसेस ऑफ हायर रिटर्न्स काफी बढ़ जाता है। बहुत लोग अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करते हैं, हायर रिटर्न्स मिलने के चांसेस है। बहुत लोग एक ऐसे एरिया में इन्वेस्ट करते हैं जो फ्यूचर में डेवलप होने वाला है। आज वो अंडर डेवलप्ड एरिया है, 5 साल बाद उधर मेट्रो आ गया, एयरपोर्ट आ गया, रिटर्न्स बढ़ जाता है। सो यस, मॉडरेट टू हाई रिटर्न्स के चांसेस होता है। लिक्विडिटी इज लो, रातों रात बेचना है, आज के आज बेचना है, या तो बिकेगा नहीं या तो बिकेगा तो आपके रिटर्न्स काफी कम हो सकता है। इनकम पोटेंशियल में ऑब्वियसली आप अपना रियल एस्टेट पे, अगर स्पेशली फिजिकल एसेट में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आप उसको रेंट पे देके एक रेंटल इनकम उससे अर्न कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, यू बाय अनदर हाउस, रेंट पे दे दिया, उससे रेंटल इनकम आ जाएगी। ओके, व्हेन यू टॉक अबाउट कमोडिटीज जैसे गोल्ड है या सिल्वर है, ऐसे केस पे द रिस्क इज हाई क्योंकि इनके प्राइसेस बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होता है। अब गोल्ड का प्राइस ऑलमोस्ट 2 लाख पहुंच गया था, 1,94,96 पहुंच गया था, 1,44 तक आ गया। सो यस, उनके प्राइसेस बहुत वॉलेटाइल होते हैं, बट चांसेस ऑफ रिटर्न भी हाई है। ओके, अब जिन्होंने लास्ट ईयर अगर गोल्ड खरीदा होगा, लास्ट ईयर तो गोल्ड की कीमत 1 लाख के आसपास थी, उससे भी कम थी। अब जब वो पीक पे पहुंच गया था 1,90, तब जाकर अगर बेच दिया होता तो ऑलमोस्ट 100% रिटर्न आपको मिलते। जिन्होंने गवर्नमेंट गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया था बाबू, 350 390% रिटर्न्स अनाउंस हुए। आपको पता है 300% रिटर्न्स क्या होता है? 1 रुपए का 3 रुपए, 1 लाख का 3 लाख, 10 लाख का 30 लाख। यस, ओके। लिक्विडिटी मॉडरेट होती है, जाके आप बेच के उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। इनकम पोटेंशियल एक ही है, प्राइस अप्रिसिएशन। आपने सोना खरीदा, सोने का दाम बढ़िया, आपने बेच दिया, आपको रिटर्न्स मिलेंगे। इंडिया में लोग गोल्ड में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करते हाउस होल्ड्स में, पता है क्यों? बिकॉज हम गोल्ड खरीदने के बाद हायर प्राइस पे उसको जनरली बेचते नहीं है। मोस्ट केसेस में इंडिया में सोना बिकता तभी है जब आपको नया सोना बनवाना होता है या तो आपको पैसे की सख्त जरूरत होती है। पीपल डोंट सेल गोल्ड ड्यूरिंग प्रॉफिट टाइम्स व्हेन द प्राइस ऑफ गोल्ड इज वेरी हाई। इसीलिए इंडिया में ना बहुत सारे जो कंसल्टेंट्स होते हैं, फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स होते हैं, वो कहते हैं कि भाई तुम मत करो गोल्ड में इन्वेस्ट, इवन इन बिस्किट्स एंड कॉइन्स में मत करो, क्योंकि तुम उसको रिटर्न्स के लिए लेते ही नहीं हो। रिटर्न के टाइम तुम उसको बेचते ही नहीं हो। अब कितने लोगों ने अपने घर में से 1,90,000 जब सोना हुआ था तब निकाल कर बेचकर उससे प्रॉफिट कमाया। दैट्स द मेन पॉइंट। ठीक है, ओके। देन फिक्स इनकम की अगर हम बात करें, जैसे एफडी है, आरडी है, पीपीएफ है, रिस्क इसमें काफी लो होता है बिकॉज फिक्स इनकम आपको मिलनी ही मिलनी है। रिटर्न जो है वो मॉडरेट होते हैं या लो होता है। अब देखो, आप एक लॉजिक समझो। मान के चलो एफडी पे अगर आपको 7.15% भी रिटर्न मिल रहा है, विच इज कंपेरेटिवली हाई, बाबू एवरी ईयर तो 6% से इन्फ्लेशन ही बढ़ रहा है। तो अगर आप इन्फ्लेशन माइनस करोगे तो एक्चुअल रिटर्न तो आपका 1% ही हो गया, 1% ही हो गया। सो रिटर्न्स काफी लो होते हैं, लिक्विडिटी हाई है। जब भी आप एफडी आरडी ब्रेक करना चाहते हो, आप करके अपना पैसा ले सकते हो। इनकम पोटेंशियल, इंटरेस्ट जो आपको उसके ऊपर मिलता है, दैट इज द इनकम दैट यू अर्न ऑन योर फिक्स्ड इनकम एसेट्स। ओके, देन यू हैव इक्विटी, वन ऑफ द मेजर एरियाज जो आपको स्टडी करना एनआईएसएम में इंपॉर्टेंट होता है। पीपल हु रियली वांट टू इन्वेस्ट फॉर रिटर्न्स,
ठीक है, जिनको रिटर्न्स के लिए अपना पैसा बढ़ाने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए इन्वेस्ट करना होता है, दे विल ऑलवेज इन्वेस्ट इन इक्विटी, सम पार्ट और मेजर पार्ट। अब इक्विटी में अनडाउटेडली योर रिस्क इज हाई, बट द इनकम पोटेंशियल और योर रिटर्न पोटेंशियल इज ऑल्सो वेरी हाई। लिक्विडिटी इज ऑल्सो वेरी हाई, वेनेवर यू वांट आप अपनी इक्विटी शेयर्स को जाकर बेचकर उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। इनकम पोटेंशियल डिविडेंड है, याद रखना, डिविडेंड इज ओनली पेड व्हेन द कंपनी इज अर्निंग प्रॉफिट। एंड सेकंड इनकम पोटेंशियल है, दैट इज कैपिटल अप्रिसिएशन, जब मार्केट प्राइस ऑफ योर इक्विटी शेयर्स इंक्रीजेस। फॉर एग्जांपल 100 रुपए का एक कंपनी का शेयर खरीदा, 2 साल बाद उस कंपनी के शेयर की कीमत हो गई 130 रुपया, तो 30% आपको उसके ऊपर रिटर्न्स मिला बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द मार्केट प्राइस ऑफ दैट इक्विटी शेयर्स। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट। अब रियल एस्टेट का यहाँ पे आपको एक क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। When you talk about real estate, it can be a residential property, मतलब घर वगैरह जो होता है वो, it can be a commercial property जहाँ पे दुकानें होती है, और it can be a parcel of land, ठीक है, जैसे खेती की जमीन है या खाली जमीन है, आपने जमीन खरीदी। ओके, सो जब आप रियल इस्टेट की बात करते हो, इंडिया में इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एसेट्स। बहुत सारे लोग रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं बिकॉज ऑफ इट्स स्टेबिलिटी, या तो उसके जो ग्रोइंग मार्केट है, उसका जो ग्रोइंग प्राइसेस है, उसके वजह से। ओके, ज्यादातर लोगों के लिए उससे इमोशन भी अटैच्ड होता है। इंडिया में ज्यादातर लोगों का ऐसा होता है, मेरे खुद का घर होना चाहिए। खुद का घर होना ना इंडिया में ऑलमोस्ट सबका एक सपना होता है, खुद की छत होनी चाहिए। हाँ, इसलिए इंडिया में रियल इस्टेट मार्केट इज वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव एरियाज ऑफ इन्वेस्टमेंट। ओके, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। दिस इज द मोस्ट important part for you to understand. So if you're buying your house for yourself, never call it an investment. कल उठ के तुम्हारे घर की कीमत 1 करोड़ से 1 करोड़ 30 लाख हो जाएगी, तुम बेच दोगे क्या? नहीं ना। That is why owning a house for yourself cannot be an investment. You're doing it for your emotions, not so that you earn returns on that investment. घर हम जब खरीदते हैं ना, तो उसको बेच के कमाने के लिए नहीं खरीदते, रहने के लिए खरीदते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा इसको याद रखना, हमेशा इसको ध्यान में रखना। ओके, जब आप रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करते हो, आपके पास 3 ऑप्शंस होता है। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर सकते हो, कमर्शियल प्रॉपर्टीज जहाँ पे दुकानें शॉप्स होती है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, या तो आप लैंड खरीद सकते हो। इट कैन बी एग्रीकल्चरल लैंड, इट कैन बी लैंड पार्सल, एनीथिंग। ओके, रियल इस्टेट में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हमेशा लोकेशन। डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन, प्राइस विल वेरी, रेंट विल वेरी, एंड द रिटर्न्स दैट यू अर्न और पोटेंशियल ऑफ रिटर्न्स दैट यू अर्न विल वेरी। हाईली इनलिक्विड एसेट है, रातों रात बेच के कैश में कन्वर्ट करना ना नहीं हो सकता है। ओके, नॉट डिविजिबल, अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। 50 लाख की जमीन खरीदी, कल उठ के मेडिकल एक्सपेंस है, अर्जेंटली 5 लाख रुपए तुमको चाहिए, तुम ऐसे कर सकते हो कि जमीन का इतना सा टुकड़ा बेच के 5 लाख ले लो? शायद हाँ, शायद ना, चांसेस आर वेरी लेस। 50 लाख का घर खरीदा, तुम ऐसे कर सकते हो कि एक टॉयलेट तू रख ले और मेरे को 5 लाख दे दे? नहीं। सो रियल इस्टेट में 2 ड्रॉबैक्स है। ठीक है, एक वो डिविजिबल नहीं होता, तो अगर तुमको थोड़े पैसे की जरूरत है ना, तुमको पूरा ही एसेट बेचना पड़ता है। दूसरी चीज, इट इज नॉट हाईली लिक्विड, सो इन केस ऑफ इमरजेंसीज आइदर यू विल हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन द अमाउंट ऑफ रिटर्न्स और यू माइट नॉट बी एबल टू कन्वर्ट इट इनटू कैश। ओके, इन्वेस्टमेंट पॉसिबल है, आइदर आप प्रॉपर्टी खरीदो फिजिकल फॉर्म में, या तो REITs, NVITs या रियल इस्टेट म्यूचुअल फंड्स या इंफ्रास्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड्स, समझा चुकी हूँ। अब आप रियल इस्टेट में इन्वेस्ट क्यों करते हो? फॉर 2 रीजंस। फिजिकल एसेट खरीदा तो तुमको रेंटल इनकम मिल जाता है। 50 लाख का घर खरीदा, 20,000 रेंट पे चढ़ा दिया, हर महीने 20,000 तुम्हारे आ रहे। ओके, सेकंड, हो सकता है वो 50 लाख का जो घर खरीदा है तुमने, 5 साल बाद उसकी कीमत जो है 70-80 लाख हो जाए। यस, तो हम 2 चीजों के लिए ये एसेट खरीदते हैं, एक रेंटल इनकम के लिए खरीद सकते हैं, दूसरा वो एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तो फ्यूचर में आपको पैसा बढ़कर मिलेगा, रिटर्न्स मिलेगा उसके लिए। ओके, बट इसमें कुछ कॉस्ट होता है जो आपको माइनस करना है। सबसे बड़ा कॉस्ट होता है स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, ब्रोकरेज का, जो आप प्रॉपर्टीज खरीदते वक्त देते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने 50 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी,
50,000 ब्रोकरेज दिया, करेक्ट। आपका 2.5 लाख रुपया, 2.5 लाख से थोड़ा ज्यादा होता है, समझो 3.5 लाख रुपया जो है वो आपका स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन में चला गया, मतलब 4 लाख रुपए का एक्स्ट्रा कॉस्ट करा। कल उठ के अगर आप वो प्रॉपर्टी बेचते हो, ठीक है, 50 लाख की प्रॉपर्टी थी, कल उठ के अगर आपने उसको 50 लाख में बेच भी दिया, वो 4 लाख रुपए तो रिटर्न नहीं आने। सो एक्चुअल हाथ में जो पैसा आएगा दैट विल बी 46 लाख, तो रिटर्न तो नेगेटिव हो जाएगा आपका। फिर कल उठ के अगर उसकी कीमत बढ़ गई, 10% से प्रॉपर्टी अप्रिशिएट हो गई, 55 लाख में बेची, 4 लाख तो तुम्हारा खर्चा था, निकाल दोगे, 1 लाख बचा, क्या बचा तुम्हारे पास? समझे मेरी बात? तो ये चीजें कंसिडर करना अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, मेंटेनिंग कॉस्ट एंड टैक्सेस अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सिटीज में जो मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर्टीज होता है वो बहुत ज्यादा होता है। ओके, सो मान के चलो आपका 50 लाख का घर है, हर महीने 4,000 उसका मेंटेनेंस है, ठीक है, साल का 50,000 मान के चलो उसका मेंटेनेंस है, साल का 10,000 उसका प्रॉपर्टी टैक्स है, तो हर साल तुम्हारा 60,000 का खर्चा भी तो गिनोगे, नहीं गिनोगे? गिनोगे ना? यस। ओके, इन्वेस्टमेंट्स आर रिकॉर्डेड एट ट्रांजैक्शन प्राइस एक्सक्लूडिंग द ट्रांजैक्शन कॉस्ट। हमेशा याद रखना, जब आप इन्वेस्टमेंट अमाउंट गिनते हो तो उसमें ब्रोकरेज, स्टैम्प ड्यूटी, प्रॉपर्टी टैक्स, मेंटेनेंस, ये चीजें नहीं आती है। रिटर्न्स भी प्रॉपर्टी वैल्यू 50 लाख पे ही कैलकुलेट होता है, बट एक्चुअल रिटर्न जो आपको मिलेगा वो कम हो जाता है। ओके, सो रियल एस्टेट में यस, लॉन्ग रन में बेनिफिट्स होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। शॉर्ट रन में अगर आप ये सारे कॉस्ट माइनस करोगे तो ना के बराबर आपको यहाँ पे रिटर्न्स मिलने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, कमोडिटीज की अगर आप बात करोगे, कमोडिटीज में अगर आप मेटल्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, या आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, या आप एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप कर सकते हो। ओके, अब इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स है। अगर आप एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करते हो, पेरिशेबिलिटी इज द बिगेस्ट ड्रॉबैक। अगर नहीं बिका, पड़ा रहा, खराब हो गया, लॉस हो सकता है। दूसरी चीज, स्टोरेज करना इसको काफी डिफिकल्ट होता है, स्टोरेज का एक कॉस्ट इन्वॉल्व होता है। अब एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की बात करोगे, उसको सेफली स्टोर करना इंपॉर्टेंट है, रॉडेंट्स है, खराब होने से, बारिश से बचाना इंपॉर्टेंट है। स्टोरेज कॉस्ट आपका इसमें यहाँ पे बढ़ सकता है। कमोडिटी में इन्वेस्ट करना, बहुत ज्यादा पैसा कमोडिटीज में लगाना आइडियली इन्वेस्टेबल, मतलब सजेस्टेबल नहीं होता है। व्हाई? दे आर हाईली लेवरेज्ड एंड दे आर शॉर्ट टर्म इन नेचर। अब देखो, अगर आप एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, दे आर वेरी शॉर्ट टर्म बिकॉज ऑफ द पेरिशेबल नेचर। और हाईली लेवरेज्ड का मतलब ये होता है कि आप कम समय में, विद इन अ फ्यू डेज और वीक्स और मंथ्स, इसमें पैसा नहीं कमा सकते हो। ये बहुत ज्यादा एक्सटर्नल मार्केट फैक्टर्स एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स के ऊपर यहाँ पे डिपेंड करता है। ओके, अब अगर आप कमोडिटी मेटल्स में इन्वेस्ट करते हो, इसीलिए हमने प्रीवियस ऑप्शन में सिर्फ मेटल्स बताया था, बिकॉज आइडियली सजेस्टेबल होता है कि अगर आप कमोडिटीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, दिस इज योर बेस्ट ऑप्शन और योर बेस्ट बेट। ओके, मेटल्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, जो मोस्ट कॉमन एरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंडिया है, अब इसमें कॉपर भी ऐड हो गया बिकॉज कॉपर के प्राइसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। तो इसमें बेनिफिट्स क्या है? एक तो इनके प्राइसेस अब ग्लोबली लिंक हो चुके हैं, राइट? डिपेंडिंग ऑन द ग्लोबल मार्केट इनके प्राइसेस जो है कम ज्यादा होते रहता है। स्टोर ऑफ वैल्यू के तौर पे ये यूज होता है। सदियों से हमें प्रथा है जनरेशन टू जनरेशन सोना पास ऑन होने का, राइट? तो इसका एक स्टोर वैल्यू है। अब मेरी मम्मी तो आज भी बोलती है, हमारे टाइम पे तो सोना 5,000 था। अब मेरी दादी है, वो तो कहते हैं हमारे टाइम पे तो सोना 500 रुपया था। ठीक है, कभी कभी मैं मजाक में बोलती भी थी उनको कि कितना, 500 रुपया, 2-4 किलो लेके रख देते ना। बट ऑब्वियसली वो टाइम पे 500 रुपए की कीमत भी उतनी थी, करेक्ट? तो हाँ, ये चीजें ऑब्वियसली आपको कंसिडर करनी है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो हम कहते हैं उसको कंसिडर करना होता है। बट येस, गोल्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसने ज्यादातर अप्रिसिएशन ट्रेंड्स ही दिखाए हैं, और इंडिया में उसका एक स्टोर ऑफ वैल्यू सेंचुरी से है कि उसको हम स्टोर करते हैं, लॉकर्स में रखते हैं, जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन करता है। Gold is often considered as a safe investment option in Indian households. ठीक है, उसको एक सेफ ऑप्शन माना जाता है गोल्ड में इन्वेस्ट करना। नाउ सेंट्रल बैंक जो है वो गोल्ड रिजर्व्स तो रखेगा, राइट? क्योंकि उनको करेंसी फ्लक्चुएशंस और ये चीजें कंट्रोल करनी होती है।
नो करंट इनकम, गोल्ड पे कोई फिक्स्ड रेगुलर इनकम नहीं होती, प्राइस अप्रिशिएट होगा, बेचोगे तो ही आपको रिटर्न्स मिलते हैं। प्योरिटी रिस्क एग्जिस्ट करता है, दो अभी काफी कम हो चुका है। आफ्टर बीआईएस हॉलमार्क आके एक अवेयरनेस जो इंडिया में स्प्रेड हुई है, उसके बाद ये प्योरिटी रिस्क काफी कम हो गया है, बट स्टिल इट इज देयर। जब तक हॉलमार्क नहीं था ना, तब तक तो 24 कैरेट बोल के 18-19 कैरेट बेच देते थे। आप सोनार नहीं हो तो आप फिजिकली कोई भी चीज को देख के नहीं बोल सकते कि कितने कैरेट ऑफ गोल्ड है, अनलेस यू डू द प्योरिटी टेस्ट। ओके, सो सजेस्टेबल होता है कि अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना भी चाहते हो, ऑलवेज बाय इट फ्रॉम स्टैंडर्डाइज प्लेसेस जहां पे ये प्योरिटी रिस्क की वजह से जो लॉस है वो आपको ना हो। ओके, अब यहाँ पे अगर आप बात करोगे फिक्स्ड इनकम की, राइट, तो फिक्स्ड इनकम जो है ये अगेन आपका एक बहुत ही ज्यादा सजेस्टेबल या बहुत ही ज्यादा लोग इसको ऑप्ट करते हैं, स्पेशली व्हेन यू आर अ कंजर्वेटिव इन्वेस्टर। There are a lot of people in India that want to save and invest but do not want to take risk. They don't want higher returns, they don't want higher risk. For them this is the best option. ज्यादातर लोग अपना पोर्टफोलियो डाइवर्ट भी करते हैं। All your investment money putting it into risky areas of investment for higher returns is as good as gambling. So always choose wisely, divert your portfolio. Some amount of money might also go into areas जो safer options है with regular incomes, जिनमें fixed income options आता है। Okay? अब fixed income options में आपके bonds है, debentures है, fixed deposits है, recurring deposits है, जो आपको गवर्नमेंट्स भी ऑप्शंस देते हैं। देयर आर डिफरेंट कॉर्पोरेट जो पब्लिक डिपॉजिट्स एंड डिबेंचर्स देते हैं, म्युनिसिपल बॉडीज के बॉन्ड्स आते हैं, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स में आप एफडी खोल सकते हो। ये बहुत सारे इसके इश्यूअर्स है। ओके, मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक तो आपको इसमें रेगुलर इंटरेस्ट मिलता है जिसके लिए लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं, सेफ फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट गिना जाता है। मेच्योरिटी पीरियड होता है डिपेंडिंग आप कितने साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल। प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट आपको रिटर्न यहाँ पे मिलता है। इसमें कोई कैपिटल गेन्स नहीं होता है कि टाइम के साथ इसका प्राइस बढ़ेगा, नो। सेकेंडरी मार्केट ट्रांजैक्शंस इसमें हो सकता है जिससे आप कैपिटल गेन आपको मिल सकता है अगर आप कॉर्पोरेट में इन्वेस्टमेंट्स करते हो ना। फॉर एग्जांपल आपने कॉर्पोरेट्स में डिबेंचर्स खरीदे, ओके, वो डिबेंचर्स आपको एक इंटरेस्ट देता है 8%, कल उठ के वो डिबेंचर्स आपने सेल कर दिए किसी और को एट अ हायर प्राइस, तो आपको कैपिटल गेन्स उसमें मिल सकता है। कंसिडर्ड सेफर देन इक्विटी, जो बार बार मैं आपको बता रही हूँ, दैट इज व्हाई पीपल prefer debt capital because it is safer, it gives you regular income. Okay? अब इसमें मेच्योरिटी जो है डिपेंड करता है, अलग अलग एरियाज में डिफरेंट मेच्योरिटीज होती है। इवन अगर आप बैंक में एफडी में पैसा डाल रहे हो या आरडी में पैसा डाल रहे हो, फ्रॉम 1 year to 2 years to 3 years to 5 years to 10 years, अलग अलग आपके पास ऑप्शन होते हैं। हायर द ड्यूरेशन, हायर आर द चांसेस ऑफ रिटर्न्स। ओके, लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हमेशा तब करते हैं जब उनको लगता है मुझे पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तब करते हैं जब उनको लगता है कि भाई मुझे ज्यादा रिटर्न्स चाहिए, मुझे लिक्विडिटी नहीं चाहिए। सो आपकी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर हमेशा टर्म चूज होता है, स्पेशली इन फिक्स्ड इनकम एरियाज। ओके, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे इक्विटी। अब इक्विटी की अगर आप बात करोगे तो इक्विटी का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि यू बिकम द ओनर ऑफ दैट बिजनेस। That is why you get a part of their profit, जिसको हम यहाँ पे डिविडेंड कहते हैं, प्लस यू गेट कैपिटल अप्रिसिएशन बेनिफिट। अगर मार्केट प्राइस ऑफ योर शेयर्स बढ़ गया तो उससे आपको कैपिटल अप्रिसिएशन बेनिफिट भी मिलता है। ऑब्वियसली रिस्की एरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, ब्लू चिप कंपनीज है रिस्क कम है, मिड साइज कंपनीज है रिस्क थोड़ा ज्यादा है, स्मॉल साइज कंपनीज है रिस्क और ज्यादा है। ओके, बट शेयर के जो प्राइसेस है डिफरेंट कंपनीज के वेरी करेंगे। ऑल्सो रिमेंबर ब्लू चिप कंपनीज के शेयर के प्राइसेस भी ज्यादा होंगे कंपेयर टू मिड साइज के ज्यादा होंगे कंपेयर टू स्मॉल साइज। ओके, तो ये चीज भी याद रखना। मोस्ट केसेस में अगर आप लॉन्ग टर्म इनको होल्ड करते हो, देयर आर चांसेस ऑफ हायर रिटर्न्स ऑलवेज। ओके, दो फॉर्म्स ऑफ रिटर्न है, कंपनी प्रॉफिट अर्न करेगी तो डिविडेंड मिलेगा, प्लस अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, इक्विटी शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो आपको कैपिटल अप्रिसिएशन मिलेगा। 100 रुपए का शेयर था, 100 रुपए से कल उठ के उसकी कीमत 300 रुपए होगी, 3x रिटर्न्स आपको यहाँ पे मिल रहा है। और अगर आप इंडिया का सेंसेक्स देखोगे, स्टॉक एक्सचेंज देखोगे, तो उसका ट्रेंड आपको ऊपर 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 ही मिल रहा है, याद रखना। ओके, प्राइसेस शॉर्ट टर्म में हमेशा फ्लक्चुएट करेंगे,
So if you want to earn returns in short term, maybe in the next 1 month, 2 months, 6 months or 1 year, this is not the correct area of investment. या तो सिर्फ blue chip companies में पैसा लगाना. Okay? Blue chip companies में भी if you want returns, 2-3 साल के लिए तो कम से कम पैसा रखना पड़ता है, इन्वेस्ट करना पड़ता है. So in a very short duration, in the next 6 months or 1 year, you want to earn returns, this is not the actual place where you need to invest your money. याद रखना इसको. ठीक है. इसी के साथ आज का लेक्चर जो है मैं यहाँ पे कंप्लीट कर रही हूँ. आज के लेक्चर में हमने क्या क्या चीजें कवर करी. तो सबसे पहले हमने ये समझा कि बिफोर डिसाइडिंग ऑन द एरियाज ऑफ इन्वेस्टमेंट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज योर फाइनेंशियल गोल. फाइनेंशियल गोल के साथ साथ दो चीजें एसोसिएट करना इंपॉर्टेंट है. इसके लिए कितना पैसा लगेगा इन हाउ मच ड्यूरेशन. फॉर एग्जाम्पल, इफ माई फाइनेंशियल गोल इज टू बाय अ हाउस, सो हाउ मच मनी डू यू रिक्वायर टू बाय अ हाउस एंड इन हाउ मेनी ईयर्स. ओके. सेकेंड चीज मैंने आपको ये बताई कि जब भी आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो या सेव कर रहे हो, देयर इज अ वेरी मार्जिनल डिफरेंस बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट. पीपल सेव मनी सो दैट दे कैन इन्वेस्ट एंड ग्रो देयर मनी. ओके. सो इनकम में से खर्चा निकाला, द अमाउंट ऑफ मनी दैट इज लेफ्ट आउट, दैट इज योर सेविंग्स. दैट अमाउंट ऑफ मनी कैन बी इन्वेस्टेड फॉर दैट मनी टू ग्रो. Whenever you're investing an X amount of money, for example, if you have 1 lakh rupees and you want to invest that 1 lakh rupees, you need to consider a few factors before investing your money. जो भी एरिया में या जो भी एसेट में इन्वेस्ट कर रहे हो, उसका सेफ्टी से लेके, उसका कन्वीनियंस से लेके, उसका ड्यूरेशन से लेके चीजें आपको कंसिडर करनी है. ओके. उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमने पढ़ी, दैट इज द डिफरेंट एरियाज और डिफरेंट एसेट क्लासिफिकेशन जिसमें आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो. हर एक एरिया या हर एक एसेट का क्या बेनिफिट है, क्या ड्रॉबैक है, कब किस में इन्वेस्टमेंट करना सजेस्टेबल है, ये चीजें हमने यहाँ पे देखी. ठीक है. इसी चैप्टर का जो सेकेंड पार्ट है, दैट इज द इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड द साइकोलॉजिकल बायस दैट इज एसोसिएटेड ड्यूरिंग इन्वेस्टमेंट सिलेक्शन, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में करा दूंगी. अगर इस लेक्चर में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है, नीचे कमेंट सेक्शन में हमेशा आप कमेंट ड्रॉप कर सकते हो, वहां पे मैं आपको आंसर कर दूंगी. ठीक है. बाकी आज के लिए यहीं पे टडा, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड.